होगा तो यूपी वाले बैठे हुए हैं एक्सपर्ट्स, वो बीच में टोक देंगे। पार्टनरशिप एक टर्म हम लोग बार बार यूज करेंगे, पार्टनरशिप डीड सबको पता है, जो टर्म एंड कंडीशंस मेंशन होती हैं जहां पर रिटन फॉर्मेट में, उसको पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। पार्टनरशिप डीड में 3-4 बातें मोटी मोटी आपको याद रखनी है। अगर आपको बेसिकली तो आपको अपने बिजनेस में पार्टनरशिप डीड बना लेनी चाहिए, कंपलसरी नहीं है, वॉलेंट्री है, बट इसके होने से कुछ एडवांटेज हो जाते हैं हमारे बिजनेस में, हमारी फर्म में। अगर हम इसको बना लेते हैं तो कुछ बेनिफिट्स हमको इसके मिल जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा नहीं बनाते तो हम उन बेनिफिट से जो है वो वंचित रह जाते हैं, वो बेनिफिट्स हमें नहीं मिल पाते हैं, वो बेनिफिट्स हो गया बात। इसके अलावा 2-3 बातें और हैं। अगर बाई चांस आपने अपनी पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई है, तो अगर आपने अपनी पार्टनरशिप डीड को नहीं बनाया, बैक कैमरा फ्लोट, हम पार्टनरशिप डीड नहीं बनाते हैं तो हमारी 2-3 बातें जो हमें याद रखनी पड़ती है। सबसे पहले जो हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा पार्टनर्स का, वो इक्वल होगा। याद रखना, ये न्यूमेरिकल में यूज करेंगे। जो हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो इक्वल होगा। दूसरी बात कि जो भी कोई भी पार्टनर अगर एक्स्ट्रा कोई वर्क करेगा बिजनेस में, जैसे कि अगर उसने कोई मेहनत करी, तो ना तो वो सैलरी फर्म से ले पाएगा, ना ही वो कमीशन फर्म से किसी भी प्रकार का ले पाएगा, ठीक है। तीसरी बात, ना उसे बोनस मिलेगा। तीसरी बात कि अगर कोई पार्टनर ड्राइंग करता है, ड्राइंग सब लोग जानते हैं, है ना, पर्सनल यूज के लिए, डोमेस्टिक या पर्सनल नीड्स के लिए पैसे निकालना। अगर कोई पार्टनर फर्म से कुछ भी विड्रॉ करता है तो फर्म उससे उसकी उस ड्राइंग पर किसी भी प्रकार की इंटरेस्ट चार्ज नहीं कर पाएगी। हालांकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म के लिए प्रॉफिट होता है, लेकिन फर्म को यह प्रॉफिट नहीं मिल पाएगा अगर आपकी पार्टनरशिप डीड नहीं है तो। इसके अलावा अगर कोई पार्टनर फर्म में, अगर कोई पार्टनर फर्म से अपनी कैपिटल पर, या सारे पार्टनर अपनी कैपिटल पर इंटरेस्ट मांगते हैं फर्म से, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म उसको प्रोवाइड नहीं करेगी। कैपिटल की बात हो गई। इसके अलावा अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है, अगर किसी पार्टनर ने कैपिटल के अलावा फर्म को लोन दिया है, तो वो पार्टनर फर्म से उस लोन पर, यानी कि फर्म उसको उसके लोन पर 6% पर ईयर के हिसाब से इंटरेस्ट देगी, चाहे फर्म के पास प्रॉफिट हो या फर्म के पास प्रॉफिट ना हो, जिसको हम लोग चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट भी बोलते हैं, ठीक है, लाभों पर प्रभार। इसके अलावा एक बात और थी इसके अंदर कि रेशियो की बात हो गई। इस बस ये 2-4-5 ही बात थी मेनली, है ना, न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कशन चल रहा है पर फिलहाल, ठीक है। तो ये मेन पॉइंट्स थे। अच्छा, इसके अलावा 2-3 बातें आपको ध्यान रखनी है, वो ये कि हाँ, जो अभी 2 टर्म आए थे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो सबसे पहले मैं आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में 3-4 बातें मोटी मोटी बहुत जल्दी बता रहा हूँ। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के रिगार्डिंग 2 तरीके के रूल हैं। पहले तो आप समझो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से पहले उससे पहले आपको समझना पड़ेगा ड्राइंग्स। बच्चों, ड्राइंग्स 2 तरह की होती है आपके कोर्स में, एक होती है रेगुलर ड्राइंग, एक होती है इर्रेगुलर ड्राइंग। रेगुलर ड्राइंग क्या होती है? रेगुलर ड्राइंग वो ड्राइंग होती है जब एक जैसा अमाउंट एक पर्टिकुलर टाइम गैप पर आप लोग विड्रॉ करते हो, तो उस ड्राइंग को रेगुलर ड्राइंग कहते हैं। चाहे वो मंथली हो, चाहे वो हाफ ईयरली हो, चाहे वो एनुअल हो। अगर सेम अमाउंट आप एक पर्टिकुलर टाइम गैप के बाद एक ईयर में बार बार विड्रॉ करते हो, सेम अमाउंट और सेम टाइम पर, तो उस ड्राइंग को हम लोग रेगुलर, नियमित आहरण कहते हैं, रेगुलर ड्राइंग्स, ठीक है। तो एक तो रेगुलर ड्राइंग होती है और इर्रेगुलर ड्राइंग क्या होती है? इर्रेगुलर ड्राइंग के अंदर आप लोग कभी भी कितना भी अमाउंट विड्रॉ कर सकते हैं। जैसे कभी आपने 5,000 निकाल लिए, 1 साल के अंदर बात हो रही है, कभी आपने 10,000 निकाल ली, कभी आपने 2,000 निकाली, कभी किसी डेट पर ड्राइंग कर ली, कभी किसी महीने करी ड्राइंग, किसी महीने नहीं करी, उससे हम लोग बोलते हैं इर्रेगुलर ड्राइंग। तो अगर हम लोग इर्रेगुलर ड्राइंग के बारे में बात करें, इर्रेगुलर ड्राइंग के बारे में बात करें, तो जो हमारी इर्रेगुलर ड्राइंग होती है, कितने बच्चे जो पहली बार फंडामेंटल कर रहे हैं, रेज योर हैंड्स। 1 2 3 3 बच्चे हैं पूरे बैच में यहाँ पर जो पहली बार। इर्रेगुलर ड्राइंग्स की बात करते हैं तो इर्रेगुलर ड्राइंग्स के अंदर क्या रहता है? इर्रेगुलर ड्राइंग्स में अगर हमने इर्रेगुलर ड्राइंग समझ ली है ना, और एक होती है हमारी रेगुलर ड्राइंग, दोनों बातें समझ में आ गई अच्छे से। अच्छा, इसके अलावा एक और बात होती है जो हमें समझनी होगी। ड्राइंग्स भी आपके पार्टनरशिप के अंदर 2 तरह से होती हैं सर। पहली होती है ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट, दूसरी होती है सर ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल।
पूंजी में से आहरण, लाभों में से आहरण। ठीक है, देखिए अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं लिखा है, खाली ड्राइंग्स लगाए, तो आप उसको हमेशा लाभों में से आहरण मानेंगे, ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट एज्यूम करेंगे अगर ड्राइंग के बारे में कुछ भी मेंशन नहीं है। ठीक है, और अगर वो बोल रहा है कि आपने कैपिटल में से ड्राइंग विड्रॉ की है तो वो कहलाएगी आपकी ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। इसके बाद और क्या इसमें बात रहती है, ये भी बात आपकी क्लियर हो गई। इसके अलावा गाइस अगर हमें इस पर इंटरेस्ट की बात करनी हो तो मैंने बताया दो तरह की ड्राइंग है, रेगुलर और इरेगुलर। तो अगर आपकी इरेगुलर ड्राइंग है तो ज्यादातर बेसिकली आपको 2 या 3 मेथड से ड्राइंग्स निकालनी होती है, उस पर इंटरेस्ट निकालनी होती है, आहरण पर ब्याज, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। एक आपका रहता है प्रोडक्ट मेथड और एक कौन सा रहता है, एक और सीबीएसई बोलो कौन सा रहता है, एक प्रोडक्ट मेथड है, एक और कौन सा मेथड है, सिंपल मेथड, और एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी मेथड ओनली इन यूपी बोर्ड है, एवरेज ड्यू डेट मेथड। ठीक है, ये दो सीबीएसई बोर्ड में, ये वाला यूपी बोर्ड में एडिशनल है। ठीक है, तो या तो आप सिंपल मेथड से ड्राइंग निकाल सकते हैं, सिंपल मेथड से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल सकते हैं, या फिर आप प्रोडक्ट मेथड से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल सकते हैं, या फिर आप एवरेज ड्यू डेट मेथड से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। नए बच्चे याद रखें, ये 3 पॉइंट हमें डिस्कस करने हैं, चाहो तो कहीं नोट कर लेना कि ये 3 पॉइंट अभी मैंने आपको समझाने हैं, ड्यूरिंग द क्वेश्चन आ जाएंगे तो वेल एंड गुड है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। दूसरी बात आती है, क्योंकि लॉन्ग प्रोसेस है वहीं की वहीं समझा देंगे। इसके बाद दूसरी बात आती है, ये किस चीज के मेथड है बच्चा, ये है आपकी इररेगुलर ड्राइंग्स, ये आपके इररेगुलर ड्राइंग्स के हैं। ठीक है, और अगर बात आएगी रेगुलर ड्राइंग की, देखो बहुत सिंपल चैप्टर है, दिमाग लगाओगे कुछ बेसिक्स बातें समझनी, बहुत इजी चैप्टर है, बहुत इजी। अगर आपकी बात आएगी रेगुलर ड्राइंग्स की, सर इसमें एवरेज मेथड होता है, सिंपल मेथड। हाँ, वो एवरेज ड्यू डेट, एवरेज पीरियड कुछ भी बोल लो, कोई फर्क नहीं। मैंने बोला ना बोर्ड वाइज है एवरेज पीरियड मेथड। आपकी रेगुलर ड्राइंग्स की बात हो रही है, तो रेगुलर ड्राइंग्स में अगर हम लोग बताएं तो रेगुलर ड्राइंग्स के अंदर हमें ये देखना पड़ता है कि जो हमारी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है वो निकालनी है अगर हमको, तो हमने ड्राइंग कब कब की है। 2 से 3 से 4 तरीके हैं। सबसे पहले आपको रेगुलर ड्राइंग्स के लिए एवरेज पीरियड मेथड फॉलो करना पड़ता है। रेगुलर ड्राइंग के लिए कौन सा मेथड फॉलो करना पड़ता है, एवरेज पीरियड मेथड, एवरेज ड्यू डेट मेथड नहीं, एक टर्म यूज करना पड़ता है आपको, एवरेज पीरियड। ठीक है, मैं बताऊंगा अभी इसको कैसे निकालते हैं और इसका क्या यूज है। बस फिलहाल इतना समझो कि इसमें सबसे पहले अगर हमने सपोज हर मंथ ड्राइंग की है, अगर हमारी ड्राइंग मंथली ड्राइंग है, हम हर महीने फिक्स अमाउंट विड्रॉ करते हैं, तो उसमें भी 3 बातें होती हैं। ये ड्राइंग हमने महीने की पहली तारीख को की है, इन द बिगिनिंग ऑफ द मंथ, क्या ये ड्राइंग हमने महीने के एंड में की है, एट द एंड ऑफ द मंथ, या ये ड्राइंग हमने मंथ के बीच में की है, वर्ष के मध्य में। ठीक है, माह के मध्य में। ठीक है, तो अगर ये हमारी 3 तरीके होते हैं तो बेटा इसमें हमारा जो फॉर्मूला होता है रेगुलर ड्राइंग में, आईओडी निकालने का, आईओडी मतलब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, आईओडी निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा, क्या फॉर्मूला होता है हमारा, टोटल ड्राइंग्स इनटू रेट इनटू एवरेज पीरियड अपॉन 100 इनटू 12। ये होता है बच्चा हमारा एवरेज पीरियड निकालने का फॉर्मूला, सॉरी आईओडी निकालने का फॉर्मूला। अब यहाँ पर टोटल ड्राइंग्स किसे कहते हैं, टोटल ड्राइंग्स मान लीजिए आप हर महीने 2000 रुपए निकाल रहे हैं, तो साल भर में आपने ये जो मैं आपको सिखा रहा हूँ ना, ये थ्रू आउट द ईयर सिखा रहा होगी। आप 2000 रुपए महीने की ड्राइंग कर रहे हो लेकिन पूरे साल कर रहे हो। अभी ऐसे भी चीजें बताऊंगा जब आप थोड़े टाइम के लिए ड्राइंग कर रहे हो, पूरे साल भर के लिए ड्राइंग्स नहीं कर रहे हो, लेकिन अभी आप कौन सी ड्राइंग कर रहे हो, पूरे साल भर के लिए 2000 रुपए महीना निकाल रहे हो और पूरे साल भर तक निकालोगे, तो टोटल ड्राइंग्स कितनी हो गई, 24,000 रुपए। एनुअल ड्राइंग्स हमारी कितनी हो गई, एनुअल ड्राइंग टोटल कितनी हो गई, 24,000 इंटू रेट जो भी क्वेश्चन में दी हो इंटू एवरेज पीरियड। अब मुद्दा आता है सर ये एवरेज पीरियड कैसे निकलेगा, तो देखो बहुत सिंपल तरीका है एवरेज पीरियड निकालने का। मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, जो बच्चों को सॉल्यूशंस चाहिए वो ड्यूटी है आपकी भूमिका और अर्चिता से, इनकी कॉपी लेकर के घर नहीं ले जानी है, या तो यहाँ पर ले लो या तालमेल बैठ जाए तो इनसे बैठा लो,
इनकी कॉपी से सॉल्यूशन का फंडामेंटल का पीडीएफ बना लो, और इधर हर्ष, ऋषभ और राहुल भैया, इनसे आप सॉल्यूशन का सारे एग्जाम्पल्स का, सारे प्रैक्टिकल का इनकी कॉपी से फोटो खींच करके पीडीएफ बना लीजिए और घर पे सॉल्व करिए आराम से बैठ के। कॉन्सेप्ट्स में ये सारे डिस्कस कर दे रहा हूँ। जिन बच्चों को मैंने ऑथराइज किया है उन्हीं बच्चों की कॉपी लेना। इधर हेयर एंड देयर आप करते हो तो वो अपनी रिस्क पे करना कि मेरे को तो इसकी थोड़ा कम पसंद आ रहा है, उसका ज़्यादा पसंद आ रहा है, मैं उसकी कॉपी लूंगी या लूंगा तो अपने लिए करना चाहिए, लूंगा लूंगी। मैंने यहाँ सीबीएसई में 2 बच्चे ऑथराइज किए, हर्षिता भूमिका, यूपी में ऋषभ, हर्ष और राहुल। इनकी कॉपियों से आप सॉल्यूशन पूरा फंडामेंटल का ले लें विद एग्जाम्पल और उसको घर बैठ करके सॉल्व करें। कोई डाउट है कुछ इनसे कुछ हमसे, इस तरीके से निपटा लें जिनका अभी तक नहीं हुआ। सारे कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट कोशिश है कि आज ही खत्म कर दें, नहीं तो कल तक हो जाएगा। सारे कॉन्सेप्ट हम इसमें डिस्कस कर ही लेंगे लगभग, ठीक है। तो एवरेज पीरियड कैसे निकालना है? मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। बोलना नहीं है, बस जहां मैं गड़बड़ हूं या जहां मैं भूलूं वहां हेल्प कर देना। हम भी भूल सकते हैं, हम भी इंसान ही हैं, ठीक है। एवरेज पीरियड इज इक्वल टू मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। ये फॉर्मूला होता है डिवाइड बाई 2। जैसे कि इसको समझा देते हैं कैसे। सपोज मान के चलिए आप 1 अप्रैल को आपका ईयर शुरू हो रहा है, 31 मार्च को आपका ईयर खत्म हो रहा है। आप हर महीने 2000 रुपये पहली तारीख को निकालते हो, तो सबसे पहली वाली ड्राइंग आपने कब करी होगी? 1 अप्रैल को। तो 1 अप्रैल के बाद से आने वाले 31 मार्च तक पूरे 12 महीने बाकी हैं। तो मंथ लेफ्ट कितने बेटा? पूरे 12 महीने, राइट। प्लस फॉर्मूला क्या बोल रहा है? मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। आखिरी वाली ड्राइंग जो करोगे तुम 1 मार्च को करोगे, क्योंकि टॉपिक है कि बिगिनिंग, हर महीने की शुरुआत में आप पैसा निकाल रहे हो, तो वहां से केवल 1 महीना बचेगा मार्च का। मंथ लेफ्ट कितने बचेंगे वहां से? लास्ट ड्राइंग के बाद 1 महीना, डिवाइड बाई 2। 13 डिवाइड बाई 2। एवरेज पीरियड कितना आ गया जो यहाँ रखना है? 6.5। ये याद भी कर लेना, 1 मार्क में आ सकता है एमसीक्यू में, ठीक है, बोर्ड वाइज जिसका जैसा पैटर्न है। क्लियर हो गया? अगर आपने ड्राइंग मंथ के एंड में करनी हो तो पहली ड्राइंग आप कब करेंगे? 30 अप्रैल को। अगर आपका ईयर अप्रैल मार्च में, मतलब अप्रैल से शुरू करके मार्च में खत्म हो रहा है, इन द सेंस फाइनेंशियल ईयर है। अगर आपका फाइनेंशियल ईयर है तो आपकी फर्स्ट ड्राइंग कब होने वाली है बच्चों? 30 अप्रैल को। तो वहां से 31 मार्च तक, ईयर एंड तक कितने महीने बाकी रह गए बेटा? 11। अब लास्ट वाली ड्राइंग, सबसे आखिरी वाली ड्राइंग आप कब करोगे? 31 मार्च को। वहां से कितने महीने रह गए? 0 डिवाइड बाई 2। तो एवरेज पीरियड आपको क्या यूज करना है एंड वाले कॉन्सेप्ट में? 5.5। और मिडिल वाले में वैसे हमेशा के लिए याद कर लो 6 होता है। चाहे मंथली ड्राइंग करो, चाहे क्वार्टरली ड्राइंग करो, चाहे हाफ ईयरली ड्राइंग करो, चाहे ड्राइंग थ्रू आउट द ईयर ना करके ड्राइंग फॉर 9 मंथ्स करो, सब कॉन्सेप्ट में मिडिल जो होता है 6 होता है। पर मैं समझा देता हूँ कैसे। अगर आप जो ड्राइंग कर रहे हो वो मंथ के मिडिल में कर रहे हो, तो पहली ड्राइंग कब करेंगे आप? पहली ड्राइंग जो आप करेंगे वो करेंगे आप अप्रैल के मिड में, 15 अप्रैल। यानी वहां से आपके पास कितने महीने रह जाएंगे? 11.5। बहुत धीरे धीरे बोलो, कानी में बोल दो। लड़के तो आदत होती है दूसरे को पकड़ लेती है, रोजी पकड़ लेती है दूसरी बात, ठीक है। लास्ट वाली ड्राइंग्स कब करते? कुछ बच्चों से मनी बोलते हैं। लगे आप 31 मार्च के महीने की लास्ट ड्राइंग कब करेंगे आप? 15 मार्च को। वहां से कितने महीने बाकी है? आधा महीना, ठीक है। कोई भी बात नहीं समझ में आ रही हो मेरी इन बातों में तो पूछ सकते हैं, राइट। क्योंकि वो थ्रू आउट, क्योंकि हाफ करते हैं एक्चुअली। मैं थोड़ा सा गलत बोल गया। बोलना ये था कि जब भी मिडिल वाली बात आएगी, तो मिडिल में मालूम है क्या होता है? जितने भी टाइम के लिए आपने ड्राइंग की है उसका हाफ आता है आंसर। जैसे आपने अगर 12 महीने के लिए ड्राइंग की है, मतलब पूरे वर्ष भर के लिए ड्राइंग करी है, हर महीने आप पूरे 12 महीने तक ड्राइंग कर रहे हैं, तो मिडिल में आंसर कितना आएगा? हमेशा 6। लेकिन अगर आप ये ड्राइंग अभी आगे सिखाऊंगा, अगर ये ड्राइंग आप केवल 9 महीनों के लिए कर रहे हैं तो मिडिल का आंसर कितना आएगा? 4.5। जो टाइम है उसका आधा हो जाता है। मतलब जो भी आपका बेसिकली टाइम रहता है, जितने टाइम के लिए आप वर्ष में ड्राइंग करोगे, रेगुलर ड्राइंग करोगे, उसका हाफ हो जाता है मिडिल में, ठीक है। ऐसे याद रख सकते हो। अगर आपको ड्राइंग केवल 6 महीनों के लिए करनी है, आखिरी वाले 6 महीने अक्टूबर में शुरू करके मार्च तक आप रेगुलर ड्राइंग कर रहे हो, तो आपका मिडिल का आंसर कितना आएगा? 3। समझ में आ गया? जितने टाइम के लिए आप करोगे उसका हाफ हो जाता है। ये आपको, आपने आज समझ लिया, मंथली ड्राइंग समझ लिया, क्लियर हो गया? कोई डाउट यहाँ तक? अच्छा, मंथली अनुष्का समझ में आ रहा है? पूछ लेना, ऐसा नहीं होना चाहिए कि नहीं आया हमें समझ में, क्योंकि फिर हम पूछेंगे। तो इसके बाद बेटा, अगर आपको मंथली ड्राइंग नहीं करनी है, अगर आपको हाफ ईयरली ड्राइंग करनी है, मतलब सही बोल रहा हूं?
नहीं क्वार्टरली। अगर आपको क्वार्टरली ड्राइंग करनी है मतलब आपको हर 3 महीने में एक बार ही ड्राइंग करनी है, तो पहले तो मुझे बताओ साल में कितने क्वार्टर होते हैं? क्वार्टर क्या मतलब? क्वार्टर मतलब 3-3 महीने वाला क्वार्टर, मौसम वाला क्वार्टर मत समझ लेना कि आज मौसम हो रहा है तो क्वार्टर की बात हो रही है, ठीक है? तो क्वार्टर मतलब कोई नशेड़ी हमारी लड़कियां भी हैं, ठीक है? अब जो बोलेगा वही होगी। तो देखिए क्वार्टर मतलब हो गया कि अगर आप 3-3 महीने में एक बारी मंथली मतलब आपकी जो फ्रीक्वेंसी है ड्राइंग की वो मंथली ना होकर के 3 महीने में एक बार है, तो उसको बोलते हैं क्वार्टरली रेगुलर ड्राइंग। अब इसमें भी 3 बातें हैं, क्वार्टर के बिगिनिंग में, क्वार्टर के एंड में और क्वार्टर के मिडिल में। तो अच्छा एक बात बताओ, क्वार्टर का बिगिनिंग, अच्छा आपको पता है क्वार्टर मतलब 3-3 महीने का एक स्पेल, तो पहला क्वार्टर कौन सा होगा? अप्रैल मई जून। दूसरा कौन सा होगा? जुलाई अगस्त सितंबर। तीसरा अक्टूबर नवंबर दिसंबर। और चौथा जनवरी फरवरी मार्च, ठीक है? तो जो बिगिनिंग होगी तो आपको पता है बिगिनिंग किस तरीके से समझते हैं? पहले क्वार्टर की बिगिनिंग यानी कि अप्रैल, और उसमें भी 1 तारीख, अप्रैल की भी कौन सी तारीख? 1 तारीख, ठीक है? और क्वार्टर का एंड मतलब पहले क्वार्टर का एंड, फर्स्ट ड्राइंग इसमें लिखा होता है ना, मंथ आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, पहले क्वार्टर का एंड यानी कि जून, पहले क्वार्टर का एंड मतलब जून। और बात अगर लास्ट यानी एंड की हो रही है तो डेट भी एंड वाली लेंगे, बात अगर बिगिनिंग की हो रही है तो डेट लेंगे पहली, बात अगर एंड की हो रही है तो डेट लेंगे 30 तारीख, ठीक है? तो अगर मैं आपको पूछूं, और अगर बात हो रही है क्वार्टर के मिडिल की, क्वार्टर के मिडिल की, तो क्वार्टर का मिडिल यानी कि अप्रैल मई जून यानी कि मई, और उसमें डेट यानी कि 15 मई। मेरी बात समझ में आ गई? क्वार्टर का बिगिनिंग यानी कि 1 अप्रैल, क्वार्टर का एंड यानी कि 30 जून, क्वार्टर का मिडिल यानी कि 15 मई। ऐसे ही लास्ट वाला ड्राइंग, क्वार्टर का बिगिनिंग यानी कि 1 जनवरी, क्वार्टर का मिडिल यानी कि 15 फरवरी, और क्वार्टर का एंड यानी 31 मार्च। क्लियर है सबको यहाँ तक? अब आप खुद से लॉजिक लगा सकते हो, जब आप 1 अप्रैल को ड्राइंग करोगे तो कितने महीने बाकी है? 12 महीने। नींद आउटी। 1 अप्रैल को करोगे तो कितने महीने बाकी है? 12 महीने। लास्ट ड्राइंग जो करोगे 1 जनवरी को करोगे तो वहां से कितने महीने बाकी है? 3 महीने, और डिवाइड बाई 2। तो क्वार्टर में बिगिनिंग वाले कॉन्सेप्ट में कितना आएगा एवरेज पीरियड? 7.5। समझ में आ गया सोनल? हाँ जी। अनुष्का, और तीसरी को है? तीसरों को है? हाँ समझ में आ गया रे? ठीक है। तो इसके अलावा अगर क्वार्टर के मिडिल की बात हो रही है तो पहली ड्राइंग हो गई 15 मई, वहां से कितने महीने बाकी है? 10.5 महीने। और लास्ट वाली ड्राइंग हो गई 15 फरवरी, वहां से कितने महीने बाकी है? 1.5 महीना। और मिडिल की बात तो मैं आपको बता ही चुका हूँ कि 6 आना है, क्योंकि पूरे साल भर ड्राइंग हुई है, राइट? समझ में आ रहा है कुछ? नहीं आ रहा? अगर आप बेटा क्वार्टर के एंड की बात करोगे तो पहली ड्राइंग है 30 जून, तो 30 जून के बाद से कितने महीने बाकी? पूरे 9 मंथ्स बाकी हैं, ओके? और लास्ट वाली ड्राइंग जो होगी वो क्वार्टर के लास्ट वाले क्वार्टर के एंड में यानी कि 31 मार्च, तो वहां से कितने महीने बाकी है? 0। तो ये होगा आपका 4.5। कुछ बच्चे कह रहे थे क्वार्टर, हम इसमें रंग दूसरा डाल देते हैं तो इंक मतलब पेन दूसरे कलर का होता है। अभी आपने इससे लगा था तो ब्लू आ क्वार्टर वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। मंथली वाला इसलिए बता रहा हूँ अच्छे से क्योंकि मैं अब इन कॉन्सेप्ट्स को क्वेश्चन में आपको अपने आप करना है ना? मैं बस आपको जल्दी जल्दी कॉन्सेप्ट्स बताते जा रहा हूँ, सॉल्यूशन में आपको सब दिलवा दे रहा हूँ, ओके? और दीदियों से रिक्वेस्ट हो, इन तीनों से रिक्वेस्ट कर लोगे बहुत ज्यादा, एक कोल्ड ड्रिंक या एक बच्चा इनको अगर एक आगे की बात करते हैं, ये मैं अपने आप को चिल कर रहा हूँ तो इसलिए बीच में भूल। इसके बाद अगला क्या कॉन्सेप्ट है बेटा? मंथली हो गया, क्वार्टरली हो गया। अगर हाफ ईयरली ड्राइंग हुई, करनी थ्रू आउट द ईयर है, हाफ ईयरली ड्राइंग है तो साल में कितने हाफ ईयर होंगे? 2 बार, 6 महीने 2 बार, ठीक है? हाफ ईयरली का बिगिनिंग होगा 1 अप्रैल, हाफ ईयरली का एंड होगा 30 सितंबर, 6 महीने, मार्च अप्रैल से 6 महीने, 30 सितंबर हो गया। हाफ ईयरली का मिड होगा अप्रैल मई जून, 30 जून, चाहे 30 जून बोलो चाहे 1 जुलाई बोलो, ठीक है? उस लॉजिक से आप कर लोगे, ठीक है? एक टॉपिक होता है, ये हो गया हमारा कॉन्सेप्ट बेसिक खत्म। एक इसमें टॉपिक होता है अगर हम पूरे साल भर ड्राइंग ना करें, केवल लास्ट के 9 आपके में लास्ट वाले कॉन्सेप्ट्स हैं, आखिरी के 9 महीने के लिए ड्राइंग करें, लास्ट के 9 मंथ के लिए, तो हमने ड्राइंग शुरू कब से की होगी? 9 महीने पीछे किसको? मार्च से, मार्च फरवरी दिसंबर, जनवरी दिसंबर नवंबर अक्टूबर सितंबर अगस्त जुलाई, यानी हमने ड्राइंग करनी शुरू की होगी जुलाई से। बीच में मत बोले प्लीज, कोई भी इंडिविजुअल पर्सन।
हमने ड्राइंग कब शुरू की होगी बेटा करनी? जुलाई से। तो हमारी 9 महीने के लिए ड्राइंग है। अब इसमें भी वही है, मिडिल, एंड और स्टार्टिंग। अगर बिगिनिंग में करोगे ड्राइंग तो यानी कि 1 जुलाई को ड्राइंग करोगे, गिर जाऊंगा बेटा, 1 जुलाई को ड्राइंग करोगे तो वहां से बचेंगे 9 महीने, ठीक है। अगर आप पहले ड्राइंग करोगे 1 जुलाई को तो वहां से कितने महीने बचेंगे? 9 महीने। आखिरी ड्राइंग करोगे आप 1 मार्च को, क्योंकि मैंने बोला ना महीने के बिगिनिंग में ड्राइंग कर रहे हो आप, तो वहां से 1 महीना बचेगा, डिवाइड बाय 2, तो ये कितने हो जाएंगे? 5। ये कब लगेगा? जब आपकी ड्राइंग फॉर लास्ट 9 मंथ ऐसा लिखा हो, ही इज डूइंग ड्राइंग या he is withdrawing a fixed amount of rupees 2000 in the beginning of each month and the drawing is made only for last 9 month, ऐसा लिखा होगा क्वेश्चन, ऐसा लिखा होगा जब ये फॉलो करना है। समझ में आ रहा है? आखिरी 9 महीनों के लिए कॉन्सेप्ट है, साल भर के लिए नहीं। तो पहली ड्राइंग 1 जुलाई को, आखिरी वाली ड्राइंग 1 मार्च को। ये बिगिनिंग वाला हो गया, ऐसे ही मिडिल वाला निकल आएगा और ऐसे ही आपका एंड वाला निकल आएगा, ठीक है। कर लेना, कोई दिक्कत है पूछ लेना बस। अच्छा, इसके अलावा 2 बातें और हैं इसके अंदर। अगर आपको ये तो पता हो कि ड्राइंग कर रहा है वो, ठीक है, मतलब साल भर की इकट्ठी ड्राइंग निकली दी है, चाहे मंथली कर रहा है, पर ये नहीं पता है कि मंथ के बिगिनिंग में कर रहा है या क्वार्टर के बिगिनिंग में कर रहा है या जो भी कर रहा है, बिगिनिंग में कर रहा है कि मिड में कर रहा है कि एंड में कर रहा है, तो आपको एवरेज पीरियड 6 मंथ मानना है हमेशा। मेरी बात बुद्धि में घुस गई कि नहीं? लेकिन एक बात और आपको और याद रखनी है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होगी ना ड्राइंग की, आईओटी की जो रेट होगी, उसके आगे पर एनम या ईयरली ऐसा कुछ वर्ड, एनुअल मतलब ये वर्ड लगा होना चाहिए। हिंदी में बोले तो वार्षिक शब्द लगा हुआ, प्रतिवर्ष या वार्षिक शब्द लगा हुआ होना चाहिए, जब ही मंथ का हिसाब देखेंगे। अगर आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट के अंदर जैसे लिखा कि 5%, ये नहीं लिखा कि 5% एनुअल, तो आपको यहाँ पर एवरेज पीरियड अपॉन 12 ये चीज हटानी पड़ेगी। इंटू में एवरेज पीरियड नहीं आएगा, डिवाइड में इंटू 12 नहीं आएगा। बात समझ में आ गया? अगर आपको टाइम नहीं पता है तो कितने महीने के लिए एवरेज पीरियड मानोगे आप? 6 मंथ के लिए। और अगर परसेंटेज नहीं दे रखा है, आप परसेंटेज के आगे एनुअल वर्ड नहीं लगा हुआ है, तो आपको मंथ का टाइम का हिसाब किताब देखना ही नहीं। क्लियर है? मेरे को लगता है रेगुलर ड्राइंग्स में तो इतना ही कॉन्सेप्ट है ना, और इरेगुलर ड्राइंग में प्रोडक्ट मेथड भी लगा सकते हैं और सिंपल मेथड भी लगा सकते हैं, वो देख लेंगे क्वेश्चन में आएगा तो। और एवरेज यूनिट मेथड तो वैसे इंपॉर्टेंट है नहीं। फिर एक आध 2 टॉपिक रहेंगे, वो इंडिविजुअली बता देंगे। ये हमारा आईओटी खत्म हो गया, इसकी फोटो लो, फिर आईओसी पे चलते हैं। सुमित मेरी पानी की फोटो करियो, हो गई फोटो। बैच में आवाज नहीं लेनी बिल्कुल भी, कौन चलता जल्दी जल्दी। अभी तो बोला मेरे कान में घुसे घुसे। कैपिटल के लिए 3-4 बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहले कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होती है वो ओपनिंग कैपिटल पे दी जाती है। ओपनिंग कैपिटल यानी कि जिस ईयर का आप अकाउंट बना रहे हो, जिस ईयर के आप फंडामेंटल बना रहे हो, जिस ईयर का फंडामेंटल अकाउंट्स बना रहे हो, उस ईयर के बिगिनिंग में जो कैपिटल थी, एक होती है 31 मार्च जब आप अपना फंडामेंटल का ईयर क्लोज करोगे, वो वाली कैपिटल पे नहीं मिलती, जबकि उसकी बिगिनिंग में। जैसे आप मान लीजिए आप लोग 2023-24 के लिए बना रहे हैं। कौन सी ईयर के लिए बना रहे हैं? आपका ईयर 1 अप्रैल 2023 को शुरू हो रहा है। सोनल ध्यान दीजिए, आपका ईयर 1 अप्रैल 2023 को शुरू हो रहा है और 31 मार्च 2024 को जाकर के खत्म हो रहा है। तो आपको जो क्वेश्चन के अंदर बैलेंस शीट दी हुई है और उसमें डेट डली हुई है ऊपर 31 मार्च 2024, तो उसके अंदर जो कैपिटल दी है वो ओपनिंग कैपिटल नहीं है, वो क्लोजिंग कैपिटल है। और उस पर आईओसी कभी भी नहीं निकलती। आईओसी हमेशा किस पे निकलती है? ओपनिंग कैपिटल पे। ओपनिंग कैपिटल या तो अगर हो सकता है बैलेंस शीट में ओपनिंग डेट डली हो 1 अप्रैल 2023 डला हो तो वो ओपनिंग है, और फिर पूरे साल का बनवा रहा हो 31 मार्च 2024 के है ना, तो वो ओपनिंग है। और अगर आपको हो सकता है ओपनिंग कैपिटल नीचे दे दे अलग से, तो मतलब कुल मिला के आपको या तो ओपनिंग कैपिटल गिवन होगी या फिर आपको ओपनिंग कैपिटल निकालनी पड़ेगी। गिवन होगी तो बहुत आसान अच्छी बात है, उस ओपनिंग कैपिटल पर आप लोग जो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का परसेंटेज क्वेश्चन में दिया हुआ है उस परसेंटेज से आप लोग आईओसी निकाल देंगे। मेरी बात समझ में आ गई? जैसे मान के चलिए आपकी राम पहला पार्टनर है राम, उसकी ओपनिंग कैपिटल 1 लाख रुपए है और वो जो आपकी पूंजी पर ब्याज की जो दर है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जो रेट है वो 10% है, तो 1 लाख का 10% निकालिए, 10,000 रुपए की आपकी आईओसी हो गई। बुद्धि में घुस गई बात? ठीक है। इसके अलावा अगर आपको
इसके अलावा अगर आपने 1 अप्रैल के बाद वर्ष के मध्य ड्यूरिंग द ईयर आपने कुछ पैसे किसी पार्टनर ने कुछ पैसे और इंट्रोड्यूस किए बिजनेस में, तो उस वाले अमाउंट पर भी उसको इंटरेस्ट मिलेगी। अगर मान लीजिए राम ने 1 लाख रुपए तो शुरू में लगाए थे, तो उस पर 10% के हिसाब से 10,000 रुपए तो उसकी ये हो गई आईओसी। फिर वो 1 अक्टूबर को 50,000 रुपए और ले आया, तो फिर आपको फिर से निकालनी पड़ेगी आईओसी। इसको बोलते हैं एडिशनल कैपिटल, यानी आईओसी केवल 2 चीजों पर प्रोवाइड की जाती है, एक ओपनिंग कैपिटल पर और एक एडिशनल कैपिटल पर, जो उसने ड्यूरिंग द ईयर इंट्रोड्यूस की है। ठीक है, तो जो उसने 50,000 रुपए इंट्रोड्यूस किए हैं उसका 10%, लेकिन उतने महीने के लिए जितने महीने अब उसकी कैपिटल वहां से इन्वेस्ट करने के बाद एंड तक लगी रहेगी। 1 अक्टूबर को लगा रहा है तो 31 मार्च, आने वाले 31 मार्च तक 6 महीने बाकी है। ठीक है, तो इंटू 6/12। लेकिन इसमें भी एक बात का विशेष ख्याल रखना है कि जो परसेंटेज दी हुई है उसके आगे पर एनम वर्ड लगा हुआ होना चाहिए या एनुअल वर्ड लगा होना चाहिए। अदरवाइज ये माना जाता है कि वो जो रेट, जो परसेंटेज दिया हुआ है वो केवल उतने ही टाइम पीरियड के लिए है, इसलिए फिर उसमें इंटू 6/12 या जो भी वो नहीं करना होगा अगर पर एनम नहीं लगा तो। ठीक है, तो 5,000 ये हो जाएंगे, 10,000 पहले वाली कैपिटल पे, तो टोटल आईओसी उस पार्टनर की कितनी हो जाएगी? 15,000। कोई डाउट? सर 2,500 कुछ कह रहा था? कुछ बोला था? ठीक है, वहाँ गलत दिया था 20% था उसमें, तो सर फिर भी गलत है वो। टाइम इज रनिंग। देखिए गाइस, इसके बाद अगर अब इसमें दूसरा कॉन्सेप्ट है कि अगर ओपनिंग कैपिटल नहीं दी हुई है, अगर ओपनिंग कैपिटल आपको क्वेश्चन के अंदर नहीं दी हुई है तो भैया आपको ओपनिंग कैपिटल निकालनी पड़ेगी, निकालनी पड़ेगी, निकालनी पड़ेगी। और ओपनिंग कैपिटल को निकालने से पहले आप को नहीं, केवल मुझसे ओपनिंग कैपिटल निकालने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि कैपिटल कितने प्रकार की होती है पार्टनरशिप फंडामेंटल के, मतलब पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन में। जो पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन होती है बच्चों, उसके अंदर कैपिटल 2 तरह की होती है। कैपिटल कितने तरह की होती है? 2 तरह की। एक होती है फिक्स्ड और एक होती है फ्लक्चुएटिंग। वो बोलिए मत, मैंने भी मना करी थी। यहाँ आ जाइए मंच पे, दीजिए परफॉर्मेंस पूरे चैप्टर का और बैकग्राउंड म्यूजिक निकाल लें। फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग। ठीक है, फिक्स्ड होती है स्थायी और फ्लक्चुएटिंग होती है परिवर्तनशील। स्थायी होती है फिक्स्ड, सही तो बोला मैंने। फिक्स्ड होती है स्थायी और फ्लक्चुएटिंग होती है परिवर्तनशील या अस्थायी, एक ही बात होती है। ठीक है, तो आप मेरी बात सुनिए ध्यान से। तो जो फिक्स्ड कैपिटल होती है, सब करा दूंगा, चिंता मत करो, सब करा दूंगा, बस तुम कमांड बनाए रखो कि मुझे कुछ गलती ना हो। मेरे को भरोसा रखो, मैं सब करा दूंगा एंड तक, रिजल्ट भी 100 में से 100 का आएगा। मुझे बात को समय बहुत तेज होता है। देखो भाई, इसके बाद मैं क्या बता रहा था आपको, भूल गया ना मैं। फिक्स्ड कैपिटल और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। कैपिटल 2 तरह की होती है, फिक्स्ड कैपिटल और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, स्थायी पूंजी और अस्थायी पूंजी। अगर कुछ भी नहीं बोलता तो हमारा कैपिटल का नेचर फ्लक्चुएटिंग होना चाहिए हमेशा। और अगर वो बोलेगा कि नहीं भैया हम तो फिक्स्ड कैपिटल अपनाएंगे, तो ठीक है, फिक्स्ड हो जाएगा। फर्क क्या है सर फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग में? फिक्स्ड के अंदर केवल कैपिटल, फिक्स्ड के अंदर जब हम अपने कैपिटल अकाउंट्स मेंटेन करते हैं पार्टनर्स के, तो केवल उसमें एक ही कैपिटल अकाउंट मेंटेन करते हैं जिसका खुद ही नाम कैपिटल अकाउंट होता है। लेकिन जब हम फ्लक्चुएटिंग में, ये बात थोड़ा सा उल्टा हो गया है ना, ये इसके लिए था कॉन्सेप्ट। लेकिन जब हम जब हम फ्लक्चुएटिंग में जाते हैं तो वहां पर हमारा एक ही कैपिटल अकाउंट मेंटेन होता है, कैपिटल अकाउंट एक ही मेंटेन होता है जिसको हम बोलते हैं कैपिटल अकाउंट। लेकिन जब हम फिक्स्ड कैपिटल मेथड में जाते हैं तो वहां पर हमें 2 तरह के पूंजी खाते हमें मेंटेन करने पड़ते हैं। अपने कैपिटल अकाउंट्स में 2 तरह के अकाउंट्स मेंटेन करने पड़ते हैं। पहले वाले अकाउंट का नाम होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, दूसरे वाले का नाम होता है पार्टनर्स करंट अकाउंट। आगे बात समझ में? कोई दिक्कत? यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, तो बस ये फर्क होता है। अब आपको वो बोल भी सकता है कि भैया पार्टनरशिप में हमारे जो खाते हैं वो फिक्स्ड है, और अगर ऐसा ना बोले तो वो बोल सकता है कि 2 अकाउंट बनाइए, कैपिटल बनाइए और करंट बनाइए। या आपको जो बैलेंस दिया होगा क्वेश्चन के अंदर उसमें आपको करंट अकाउंट नजर आ रहा होगा पार्टनर्स के, तो आपको उससे पता लग जाएगा, कैपिटल का भी नजर आ रहा होगा और करंट का भी नजर आ रहा होगा, तो आपको खुद ही पता लग जाएगा कि आपका कौन सा नेचर वाला अकाउंट है फिक्स्ड। फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग का फर्क पड़ता कहाँ पर है? अभी तो मैं आपको कैलकुलेशंस और बेसिक कॉन्सेप्ट्स बता रहा हूँ, फिर जब मैं आपको इनके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट समझाऊंगा, जो इतनी सारी बातें मैंने बोली हैं, अभी उनकी एंट्रीज वगैरह समझाऊंगा, तो वहां पर फर्क पड़ता है
फिक्स्ड का और फ्लक्चुएटिंग का। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब मुद्दे की बात ये है कि ये मैंने आपको यहाँ पर क्यों बताया फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग, कि हम लोग डिस्कस कर रहे थे ओपनिंग कैपिटल। तो अगर आपका ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट अगर आपको करना है और आपने जो अपने यहाँ मेथड रखा हुआ है वो फ्लक्चुएटिंग रखा हुआ है, तो मालूम है आपको ओपनिंग कैपिटल कैसे निकलेगा नॉर्मल केसेस में? सुनिए, बोलेंगे नहीं, सुनेंगे, कोई गलती होगी तब टोकेंगे, पहले पूरा देखेंगे। ठीक है, अगर हमारा फ्लक्चुएटिंग कॉन्सेप्ट क्या बोल रहा हूं मैं, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल इन द केस ऑफ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, राइट। तो ओपनिंग कैपिटल निकालने का फॉर्मूला है जो बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। ओपनिंग कैपिटल हमें निकालना है, अगर हमारा जो ओपनिंग कैपिटल मालूम है कैसे निकलता है, क्लोजिंग कैपिटल दी होती है, क्लोजिंग से ओपनिंग बनाना होता है हमें फिर। ठीक है, तो वो हम कैसे निकालेंगे सुनिएगा, क्लोजिंग कैपिटल यहां रख दी। ठीक है, क्लोजिंग कैपिटल रख दी, इसमें हम लोग ऐड करेंगे, इसमें हम लोग ऐड करेंगे ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट। ठीक है, ड्रॉइंग अगेंस्ट प्रॉफिट हम लोग ऐड करेंगे। ऐड और लेस में आगे लगा दे रहा हूं, वो अमाउंट का डैश है। ठीक है, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे। जो हम ऐड करेंगे वो क्या ऐड करेंगे, ड्रॉइंग अगेंस्ट प्रॉफिट। फिर हम ऐड करेंगे ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल, ये भी हम लोग ऐड करेंगे। फिर हम इसमें ऐड करेंगे, फिर हम इसमें ऐड करेंगे, इसमें हम लोग ऐड करेंगे लॉस, लॉस शेयर ऑफ लॉस। फिर हम इसमें ऐड करेंगे शेयर ऑफ लॉस। ठीक है, ये चीजें हम लोग इसके अंदर ऐड करेंगे और इसमें से जो चीजें हम लोग लेस करेंगे, लेस करने वाली चीजें ज्यादा है, वो हम लेस करेंगे। सबसे पहले करेंगे एडिशनल कैपिटल, मन में रखिए, एडिशनल कैपिटल लेस करेंगे। फिर हम इसमें लेस करेंगे बेटा शेयर ऑफ प्रॉफिट, जो प्रॉफिट फर्म का आया है उसमें पार्टनर का कितना शेयर है वो। ठीक है, क्योंकि ये एक पार्टनर का बता रहा हूँ, 4 पार्टनर है तो चारों को इसी स्ट्रेटेजी से निकलेगा। ये नहीं कि आप पूरी फर्म का निकाल डालो एक साथ में, पूरी फर्म की नहीं निकलेगी ओपनिंग कैपिटल, हर एक पार्टनर की निकलेगी। इसीलिए मैंने प्रॉफिट वर्ड यूज नहीं किया, शेयर ऑफ प्रॉफिट वर्ड यूज किया, लॉस वर्ड यूज नहीं किया, शेयर ऑफ लॉस वर्ड यूज किया है कि फर्म का जो लॉस है उसमें पार्टनर का कितना शेयर है, फर्म का जो प्रॉफिट है उसमें पार्टनर का कितना प्रॉफिट है। ठीक है, ये हो गया। इसके अलावा हम लोग और इसमें बेटा जो लेस करेंगे वो करेंगे पार्टनर सैलरी। अगर उसको हम कोई सैलरी दे रहे हैं तो वो हम लेस करेंगे, कोई कमीशन हमने उसको अगर प्रोवाइड करा है तो वो हम लेस करेंगे। ठीक है, इसके अलावा हम लोग इसमें इंटरेस्ट की बात करेंगे तो हम इसमें ऐड करेंगे, इसमें इंटरेस्ट ऐड करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है बच्चों, इसमें हम लोग क्या ऐड करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इसमें हम लेस करेंगे, कल गुरु पूर्णिमा थी, इसमें हम लोग लेस करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, कल वो सारे स्टूडेंट्स आए थे जो आज टीचर है और सब मेरे फ्रेंड्स जो मेरे टीचर, मेरे स्टूडेंट्स है जो आज टीचर है, सिवाय इनके। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है भाई, इतना सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब कुछ रहता है तो बोलो। नहीं सुनो, इसमें रह गया बेटा, चल बे उधर फोर आता है ना, कभी कभी होता है तो इसमें कभी कभी हम पार्टनर्स में रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, करते हैं क्या, नहीं करते। ठीक है, अब इसमें ये बताओ, पुराने बच्चे ना बोलेंगे, चुप रहेंगे थोड़ा सा ना। इसमें ये बताओ सारी चीजों से आप रूबरू हो। क्लोजिंग कैपिटल मैंने बताई थी कौन सी होती है, क्लोजिंग डेट पे जो रहती है। ठीक है, ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट, ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल मैं समझा ही चुका। लॉस अगर बिजनेस में हो गया तो वो हो गया, उसमें आपका कितना हिस्सा है। एडिशनल कैपिटल के बारे में मैंने बता ही दिया। प्रॉफिट जो आपके बिजनेस में प्रॉफिट हुआ उसमें आपका कितना हिस्सा है। पार्टनर की सैलरी मैंने भी बोला था कि कुछ मेहनत वगैरह करता है तो सैलरी ये सब गिवन होंगी क्वेश्चन में, आपको कैलकुलेट कुछ नहीं करना है। जो जो चीजें कैलकुलेट हो सकती थी वो मैंने सब बता दी। इस चैप्टर में जो जो कैलकुलेट होती है ना वो होती है आईओडी, मैंने बता दी। आईओसी उसका डिस्कशन चल ही रहा है अभी। ठीक है, बाकी ऑलमोस्ट सारी चीजें क्वेश्चन में गिवन होती हैं, तो जो जो चीजें गिवन होगी वो उठा के प्लस माइनस करके आपको क्या निकाल लेना है, ओपनिंग कैपिटल। फिर उस ओपनिंग कैपिटल पर आपको परसेंटेज कैलकुलेट करके क्या निकालना होगा, आईओसी। ठीक है, अच्छा इसके अलावा वैसे ज्यादातर ये होगी नहीं है ना, फिर भी मैंने लिख दिया बाई चांस हो तो, क्योंकि एक मेरे क्वेश्चन में ना रोका हुआ है, उस वाले क्वेश्चन में यही वाला कॉन्सेप्ट है, समझाऊंगा आपकी बात में। बता दिया था, चलो चलो बता दीजिए। चलिए अब चलते हैं फटाफट काम की बात पे। अगर हमारी कैपिटल फ्लक्चुएटिंग नहीं है, अगर हमारी कैपिटल फिक्स्ड है,
तो फिर हम लोग कैसे निकालेंगे क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल? क्या निकाल रहे हैं हम लोग? कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल इन द केस ऑफ फिक्स्ड कैपिटल मेथड। तो भैया कुछ नहीं करना है, इतनी रामायण गिनती के 3-4 सौदे उठेंगे। सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल, इसमें ऐड होगा ड्रॉइंग्स। कौन सा वाला? यस, केवल और केवल ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल, ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट, क्योंकि जो सौदा इसमें जाएगा ही नहीं, जो सौदा करंट अकाउंट में जाएगा वो सौदा इसमें आएगा नहीं। ठीक है, ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल, और इसमें माइनस होगा एडिशनल कैपिटल। बस, है ना? आपको मिल जाएगी ओपनिंग कैपिटल। आगे समझ में? फिर इस ओपनिंग कैपिटल पे आप परसेंटेज निकाल के आईओसी निकाल लेंगे। कोई दिक्कत है यहां तक तो पूछ लो किसी को भी। अनुष्का समझ में आ रही है चीजें? अभी हम लोग कैलकुलेशन सीख रहे हैं, फिर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सीखेंगे, फिर मेंशंस कर लेंगे, है ना? फिर सॉल्यूशन दे देंगे, छुट्टी कर देंगे। आईओसी वगैरह सब हो गया। अब मुझे 2-3 बातें आपको बतानी है। 2 वर्ड बहुत यूज होंगे, है ना? क्योंकि जल्दी जल्दी हमारी कैलकुलेशंस खत्म होती जा रही हैं। फिर हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पे आने वाले हैं। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट घुस गया बुद्धि में, सब्र न्यूमेरिकल हो जाएगा, सब्र 80% चैप्टर फिनिश। देखो बस 2 बातें और बता दूं जल्दी जल्दी से। हमारी एक बात है बेटा कि एक 2 वर्ड बहुत यूज होंगे इसमें। एक होगा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, हिंदी में बोले तो लाभों पर प्रभार। और एक वर्ड यूज होगा इसमें एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। पूरा चैप्टर को ओवरलुक है। समझदार आदमी होगा तो सारे न्यूमेरिकल निपटा लेगा अगर सॉल्यूशन सामने है तो, क्योंकि मैं सब समझा के भेजूंगा यहाँ से। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, इसको बोलते हैं हम लोग लाभों का नियोजन या लाभों का बंटवारा। ठीक है सब? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट भगा दूंगा, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, ये 2 चीजें हमें समझनी है। अब समझो ये है क्या। देखो भाई, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब है कि आपकी फर्म को चाहे प्रॉफिट हो रहा हो, चाहे आपकी फर्म को लॉस हो रहा हो, कुछ ऐसे खर्चे हैं जो फर्म को हर हालत में करने ही करने हैं, हर हालत में करने हैं। फर्म को कुछ ऐसे खर्चे हैं जो फर्म को हर हालत में करने हैं। और अभी इन दोनों के बारे में समझाने से पहले एक और बात आपको छोटी सी समझा देता हूं। हम लोग ये सब इतनी रामायण क्यों फैला रहे हैं, क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं? फंडामेंटल में करना क्या है भैया? पार्टनरशिप फर्म जिसमें ना अभी तक कोई पार्टनर आया नया, ना कोई पार्टनर फर्म छोड़ के गया, ना कोई जीवन से गया मतलब किसी की डेथ हुई, ना फर्म खत्म हुई, नॉर्मली सब बढ़िया चल रहा है ना? इमोजी जैसे वो एक्टिवा पे बैठ के दोनों लोग जा रहे हैं, मस्त पंखे हिलाते हुए पीछे। ठीक है, तो सब बढ़िया चल रहा है मामला। तो वो लोग अपना ईयर एंड पर अकाउंट्स बंद करेंगे कि नहीं करेंगे? नॉर्मल जो पार्टनरशिप फर्म होती है वो हर साल अपने खाते बंद करेगी कि नहीं करेगी? अपने अकाउंट्स क्लोज करेगी कि नहीं करेगी? तो जब वो लोग अपने अकाउंट क्लोज करते हैं ना, तब ये सब रामायण होती है फंडामेंटल के अंदर। तो उसे बोलते हैं फंडामेंटल, मतलब बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स, जर्नल इंट्रोडक्शन। तो उस समय मतलब ये सारी रामायण हम क्यों वाच रहे हैं? क्योंकि हमें नॉर्मली पार्टनरशिप फर्म के अकाउंट्स को क्लोज करना है। अब मुद्दा आता है कि सज्जी कैसे अकाउंट क्लोज होते हैं? तो भैया जैसे आपने 11th में सीखे थे इंडिविजुअल फर्म, इंडिविजुअल सोल प्रोप्राइटर के अकाउंट्स क्लोज करना सीखा था, ठीक वैसे ही इसके अकाउंट क्लोज होंगे। वो लोग कैसे अपने फाइनल अकाउंट्स बनाते थे? ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे, ये भी बनाएंगे। वो लोग क्या बनाते थे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे, ये भी बनाएंगे और उसी स्टाइल में बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद वो लोग क्या बनाते थे? बैलेंस शीट बनाते थे, और जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का प्रॉफिट निकल करके आता था उसको ये लोग बैलेंस शीट में कैपिटल में ऐड कर देते थे। सबने 11th में पढ़ाई करी होगी, नहीं करी तो बहुत बड़ी स्थिति है। ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, ठीक यही सारे कांड ये भी करेंगे। लेकिन ये बीच में एक खेल और करेंगे। ये लोग क्या करेंगे कि पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट और बना लेंगे। बीच में एक नई चीज और बनाएंगे बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, लाभ हानि नियोजन खाता। ठीक है, अब इसको अगर ढंग से बोले तो ये लाभ हानि खाते का ही बढ़ा हुआ रूप है। इट इज द एक्सटेंट फॉर्म ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, पहले जमाने में ये
कुछ वर्षों पहले ये प्रॉफिट एंड लॉस के जस्ट नीचे बनाया जाता था, उसी में इनबिल्ट होता था, अलग से इसका फॉर्मेट नहीं बनता था। बट अब नए कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग इसको हमें इसके बाद बनाना होता है, बट बिफोर बैलेंस शीट बनाना होता है। ठीक है, तो बेसिकली इसमें क्या करना होगा वो मैं सब बताऊंगा। इतना समझो कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से निकल के आता है फर्म का नेट प्रॉफिट। क्या निकल के आता है? हमने 11th में निकाला है। उस नेट प्रॉफिट को देखो क्यों बना रहे हैं, रीजन भी तो होना चाहिए। सब क्यों बना रहे हैं, तीन ही से क्यों नहीं काम चलना? क्योंकि भैया जो सोल ट्रेडर वाला कॉन्सेप्ट था ना, उसमें मालिक कितने थे? एक। तो एक ही आदमी को पूरा प्रॉफिट मिल रहा था। यहाँ पे मालिक एक से ज्यादा है ना, एटलीस्ट कम से कम कितने लोग थे पार्टनरशिप में? दो। कम से कम दो पार्टनर यानी दो मालिक तो हैं। तो जो प्रॉफिट यहाँ से निकल करके आएगा वो किसके मुंह में कितना गुजरना है जी, कहाँ से मालूम पड़ेगा? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। दिस इज द प्राइम ऑब्जेक्टिव to prepare P&L appropriation account to distribute the profit among the partners through various heads। ठीक है, जो भी हमारे कुछ हेड्स हैं उन हेड्स के द्वारा इस प्रॉफिट को पार्टनर्स के बीच में बांटना। ये कांड कहाँ पे करके दिखाना है? P&L एप्रोप्रिएशन में। क्योंकि एक से ज्यादा पार्टनर है, सबका प्रॉफिट है, कि अकेला आदमी नहीं कि मैं लेके जाऊंगा सब प्रॉफिट, तुम सब मेरे कोलू के बैलो, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो वो इसीलिए बन रहा है हमारा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। समझ में आ गया ढंग से? इसीलिए बनता है हमारा लाभानी नियोजन खाता। 2 नंबर पे आ जाएगी बोर्ड में, लाभानी नियोजन खाते के उद्देश्य बताइए। तो जो उद्देश्य इसका में लाभों का बंटवारा करना अलग अलग शीर्षकों के द्वारा पार्टनर्स के मध्य में। ठीक है, उसके बाद तो यानी कि इससे क्या हमारा कंक्लूजन क्या निकला कि P&L में हमारा जो प्रॉफिट निकल के आएगा उस प्रॉफिट को हम लोग बजाय बैलेंस शीट में ट्रांसफर करने के कहां पर ट्रांसफर करेंगे? P&L एप्रोप्रिएशन के अंदर। फिर उसके बाद उसको पार्टनर्स के बीच में बांटेंगे। हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट वी विल डिस्कस a few minutes later। ठीक है, इसके बाद बनेगी हमारी बैलेंस शीट। क्लियर हो गया गाइस? तो ये तो आपको एक बेसिक सी बात बता दी जो इस चैप्टर में लास्ट में हमें करनी है। अब जब हम ये सब कांड कर रहे होंगे ये और ये, तो एक वर्ड हमें बार बार परेशान करेगा, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। क्या होता है ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट? कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वो खर्चे होते हैं चाहे फर्म प्रॉफिट की स्टेट, वैसे नॉर्मली क्या होता है, फर्म अगर प्रॉफिट की स्टेट में होगी तो खर्चे करेगी, नहीं होगी तो नहीं करेगी। कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं, है ना। लेकिन कुछ ऐसे मैंडेटरी एक्सपेंसेस होते हैं, अगर वो हो रहे हैं तो प्रॉफिट की अवेलेबिलिटी है या नहीं है इससे कोई मतलब नहीं। आपकी फर्म में प्रॉफिट है या आपकी फर्म में प्रॉफिट नहीं है, इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता। सीधे सीधे आप इतना समझो कि आपको वो खर्चे करने ही करने। तो ऐसे एक्सपेंसेस को हम लोग बोलते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। अब वो सर कौन कौन से होते हैं? 2 ही हैं। हाँ, 3 है क्या? पहला होता है रेंट टू अ पार्टनर, दूसरा होता है इंटरेस्ट ऑन लोन बाय अ पार्टनर होता है इसमें, तीसरा होता है मैनेजर कमीशन। ठीक है, ये 3 चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है हमारे। ठीक है, अब सुनिए, ये भी फंतड़ू समझ लेते हैं। सज्जी ये रेंट सुन लेती है, अर्चिता वर्सेस भूमिका। हाँ जी, भूमिका अर्चिता पूछने वाला तो उससे एडजेक्टिव रही। मेरी बात सुनो ध्यान से। सबसे पहले लिखा हुआ है वहां पर रेंट टू अ पार्टनर। देखो क्या होता है बेटा, कई बार पार्टनर अपनी फर्म को जरूरत होती है ना, तो अपनी पर्सनल असेट्स इंट्रोड्यूस कर देता है फर्म में, एज अ कैपिटल नहीं, एज अ यूज करने के लिए रेंट पर। तो उस कंडीशन में फर्म उसको उसकी उस असेट्स को यूज करने के बदले जो किराया देती है उसको बोलते हैं रेंट टू अ पार्टनर। तो चाहे फर्म को प्रॉफिट हो चाहे फर्म को लॉस हो, फर्म उसको हर साल वो किराया या जितने भी टाइम का जो भी होगा उनका, उसका कोई रूल तो है नहीं, है ना, जो भी उसका रेंट है वो फर्म उसको देगी उस असेट्स को यूज करने का, ना कि उसको ओनरशिप जताने का। अगर वो इंट्रोड्यूस ऐसा कैपिटल करेगा तो वो फिर अलग बात हो गई। ठीक है, तो वो जो भी असेट्स को यूज करते हैं तो उसके लिए जो हम रेंट देते हैं उसे बोलते हैं रेंट टू अ पार्टनर। तो ये क्या कहलाएगा? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। समझ में आ गया? अच्छा, दूसरा क्या लिखा हुआ है? इंटरेस्ट ऑन लोन टू अ पार्टनर। देखो कई बार फर्म की जब स्थिति गड़बड़ाती है या फर्म को अपने ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को पूरा करने के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है तो फर्म ये लोन लेती है, नॉर्मली हर बिजनेसमैन लेता है। तो फर्म ये लोन जो है, फर्म किसे कहते हैं पता है? क्या होता है फर्म? पार्टनर्स कलेक्टिवली आर कॉल्ड फर्म। 2 पार्टनर मिल जाए तो वो फर्म बन जाएगी। ठीक है, पार्टनर्स कलेक्टिवली आर कॉल्ड फर्म। और पार्टनरशिप बिजनेस
रन अंडर अ स्पेसिफिक नेम दैट इज कॉल्ड फॉर्म्स नेम, है ना, जैसे कुछ भी XYZ। आगे बढ़े, चलिए। मुद्दे की बात ये है बेटा कि तू क्या समझ, हाँ, तो जो बेटा फर्म होती है ना, कई बार ये फर्म लोन ले लेती है अपने पार्टनर से, बजाय मार्केट से लेने के अपने पार्टनर से ही लोन ले लेती है। क्या है, तू तो घर ऐसा नहीं ठुसाई करके ले लिया, लोन ले लिया, नीड है तो उसको फर्म को उस लोन पर जो फर्म ने पार्टनर से लिया है इंटरेस्ट पे करनी ही करनी पड़ेगी। अगर क्वेश्चन में दी हुई है तो वेल एंड गुड है, नहीं दी है तो 6%। अभी बताई थी ना पार्टनरशिप डीड ना होने पर क्या होता है। अगर दी हुई है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं दी हुई है तो कितने % देगी फर्म उसको, साल की 6%। अगर 6 महीने के, अगर लोन बीच में लिया है, ड्यूरिंग द ईयर लिया है, मान लो अप्रैल की जगह अक्टूबर में लिया है तो 6 महीने की, दिसंबर में लिया है तो 3-4 महीने की। ठीक है, समझ में आ रही है ना मेरी बात। तो वो तो तुम्हें देखना पड़ेगा, क्वेश्चन पड़ गया कि लोन कितनी अवधि के लिए लिया है उस साल, है ना। तो फर्म जो इंटरेस्ट, उसे कुछ नहीं पता, मुझसे पूछ, तेरी जो फर्म जो लोन देती है बेटा उसको, तो उस पर जो इंटरेस्ट फर्म पे करती है उसको बोलते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। समझ में आ गया। तीसरा होता है मैनेजर कमीशन। कई बार हमने मैनेजर को कमीशन देना रह गया होता है, अब हम अपना फंडामेंटल बना रहे हैं तो हम उसमें क्या करते हैं, कहाँ पे दिखाते हैं उसको, या देना क्या रह गया होता है, देना है मैनेजर का कमीशन, तो उसको भी हम लोग क्या, क्योंकि मैनेजर कोई पार्टनर तो है नहीं, क्योंकि इसमें जो जाएगा ना, इसमें भी खर्चे जाते हैं, पर इसमें जो एक्सपेंसेस जाते हैं वो टुवार्ड्स पार्टनर होते हैं और कुछ टुवार्ड्स रिजर्व होते हैं। ठीक है, तो मैनेजर कमीशन कोई पार्टनरबाजी थोड़ी नहीं है, इसीलिए जो मैनेजर का कमीशन है वो भी हमारा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट कहलाएगा। बात समझ में आ गई। अच्छा, जो भी हमारे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होते हैं, इनको आपको पता है कहाँ दिखाना होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट। समझ में आ रहा है। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स को हम लोग कहाँ दिखाते हैं बच्चा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में। ओके, बुद्धि में रखना, 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स को कहाँ शो किया जाता है, किस खाते के ऋणी पक्ष में दिखाया जाता है, लावानी खाते। पटक दे इसको तरफ। इसके बाद बेटा आगे सुनिए, काम किया फटाफट। अगला टॉपिक है हमारा लाभों का नियोजन, अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। मैंने अभी बोला आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट भी बोलते हैं इसको। तो ये क्या होता है बेटा कि जो ये प्रॉफिट निकाल के लाएंगे ना, इससे कहां से, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, उसको हम लोग पार्टनर्स के बीच में अलग अलग हेड्स के रूप में बांटेंगे। ठीक है, तो जो भी हमारा प्रॉफिट है उसको हम लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, तो उसको बोलते हैं हम लोग लाभों का नियोजन। टू डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट विच कम्स फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, है ना, टू डिस्ट्रीब्यूट दैट नेट प्रॉफिट अमंग पार्टनर्स under various heads is called profit and loss appropriation। और in that account in which ये एक्टिविटी जो आप करते हैं, उस एक्टिविटी को जिस अकाउंट में आप करते हैं, that account is called profit and loss appropriation account। it is a nominal account। ठीक है, ये आपका नाममात्र का खाता होता है, क्योंकि इसमें एक्सपेंसेस कई प्रॉफिट एंड लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह। क्लियर हो गया। अच्छा, अब इसमें वो कौन कौन से हेड हो सकते हैं, वो कौन कौन से ऐसे हेड होते हैं जिसमें हम लोग ये डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। सबसे पहला हेड होता है हमारा सैलरी, मैनेजर की सैलरी नहीं, पार्टनर सैलरी। पार्टनर के रिगार्डिंग ही खेल चलेगा इसमें। पार्टनर को जो हम लोग सैलरी देते हैं वो इसमें आती है, पार्टनर्स कमीशन। ठीक है, और इसके अंदर आता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और इसको जो बढ़ाता है, कभी कभी इसमें आईओडी ट्रांसफर कर दिया जाता है। ये एक्सपेंसेस नहीं है, ये डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट को इंक्रीज करता है, वो भी इस अकाउंट के अंदर आता है। ठीक है, और ट्रांसफर टू रिजर्व, ये बेसिकली इस अकाउंट के अंदर आने वाली चीजें हैं। और अगर वो पूछे कि किन किन चीजों का, या अगर वो क्वेश्चन में ये पूछे कि एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट किन किन हेड्स में होता है, तो केवल इस वाले में होता है, इस वाले में होता है और इस वाले में होता है, बस इन दोनों में नहीं। ट्रांसफर टू रिजर्व कोई एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट नहीं है, एप्रोप्रिएटिंग प्रॉफिट। मतलब देखो इसमें क्या होता है, इसको बोलते हैं, मतलब जब आपका इससे जो प्रॉफिट आता है उसको बोलते हैं नेट प्रॉफिट। क्या बोलते हैं, और इससे जो प्रॉफिट निकल के आता है बांटने के बाद इन चीजों में, तो उसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट या डिविजिबल प्रॉफिट। डिस्ट्रीब्यूटेबल या डिविजिबल प्रॉफिट। तो जो हमारा डिविजिबल प्रॉफिट होता है ना, विभाजन योग्य लाभ, जो हमारा डिविजिबल प्रॉफिट होता है
तो एक रूल होता है कि डिविजिबल प्रॉफिट को भी हमें पार्टनर्स को देना है, क्योंकि जब आप नॉर्मल बनाते थे तो पीएनएल का जो नेट प्रॉफिट आता था वो उसे किसको देते थे, कैपिटल को देते थे, पार्टनर को देते थे। तो ऐसे ही जो हमारा डिविजिबल प्रॉफिट है उसको भी हम लोग पार्टनर्स के बीच में बांटेंगे, उनकी कैपिटल में जोड़ेंगे। लेकिन एक रूल होता है फर्म के अंदर कि अगर आपको किसी भी प्रकार का रिजर्व बनाना है तो वो आपको डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट में से बनाना पड़ेगा विदाउट एनी इंफॉर्मेशन। जो भी रिजर्व बनाना है वो कहां से बनाना है, डिस्ट्रीब्यूटेबल या डिविजिबल प्रॉफिट में से। तो वो डिविजिबल प्रॉफिट कौन से अकाउंट में से मिलता है, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट से। इस वजह से ट्रांसफर टू रिजर्व भी आपको पीएनएल एप्रोप्रिएशन के अंदर दिखाना पड़ता है, ठीक है। फिर जो नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल, ये सारे टॉपिक्स घटाने के बाद जो प्रॉफिट बचता है उसे बोलते हैं डिविजिबल प्रॉफिट। वो डिविजिबल प्रॉफिट बिफोर एनी रिजर्व। फिर उस डिविजिबल प्रॉफिट में से आप रिजर्व घटा देते हो, फिर जो बचता है, मैं यही बात तो बता रहा था, फिर जो बचता है उसको बोलते हैं नेट डिविजिबल प्रॉफिट, ठीक है। मतलब कॉन्सेप्ट समझो कि मतलब मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि नेट प्रॉफिट में से आपको पहले सारे एप्रोप्रिएशन घटाने हैं, अब जो बचेगा उसको आप डिविजिबल प्रॉफिट बोल सकते हो बिफोर एनी रिजर्व। फिर उसमें से आप रिजर्व मेंटेन करो, फिर जो प्रॉफिट बचेगा वो कहलाएगा नेट डिविजिबल प्रॉफिट, शुद्ध विभाजन योग्य लाभ। उसको आप लोग पार्टनर्स की कैपिटल में, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दो या उनकी कैपिटल में ऐड कर दीजिए, डिस्ट्रीब्यूट करके उनके पीएसआर में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। और जब रेशियो कुछ ना हो तो क्या मानते हैं, इक्वल। इतनी बात समझ में आ गई। अभी तो सुनो, बहुत सारी बातें हैं। अब सुनिए, एक बात मैं आपको और बताना चाह रहा था कि जैसे मैंने, तो बच्चों एक बात बताओ, ये सारी चीजें कौन से अकाउंट में जाएंगी, पीएनएल एप्रोप्रिएशन के कौन से साइड में, डेबिट साइड में। लेकिन ये क्या होता है, ये हमारे प्रॉफिट को और बूस्ट करता है, तो ये कौन सी साइड में जाएगा, क्रेडिट साइड में। समझ में आ गया, क्लियर हो गया। अच्छा, आपको एक बात और पता है कि जो हमारा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है वो चाहे फर्म को प्रॉफिट हो या फर्म को लॉस हो, चाहे फर्म को प्रॉफिट हो या फर्म को लॉस हो, हर हालत में हमें प्रोवाइड करना ही करना होता है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है इन द केस ऑफ एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। अगर आपके पास प्रॉफिट्स हैं तो ही आप एप्रोप्रिएशन करेंगे, अदरवाइज आप एप्रोप्रिएशन नहीं करेंगे। बात समझ में आ रही है। आपको पार्टनर को सैलरी भी देनी है, क्वेश्चन में लिखा है। आपको पार्टनर को कमीशन भी देना है, क्वेश्चन में लिखा है। आपको पार्टनर को आईओसी भी देनी है, क्वेश्चन में लिखा है। क्वेश्चन आपने सॉल्व करा, हमें नेट प्रॉफिट बनाना है, कुछ मत भूलिएगा। समझ में आ गया, क्योंकि प्रॉफिट है तो मिलेगा, एप्रोप्रिएशन हो पाएगा, और नहीं है तो नहीं हो पाएगा। एक और बात सुनो, कई बार क्या होता है कि इसमें भी दो लोचे होते हैं, देयर आर टू लोचा, ठीक है। इसमें भी हमारे दो लोचे हैं। पहला लोचा कि यार है ना, अच्छा चीज मतलब पहला लोचा हमारा बेटा, वो तो भाई भगवान बिल्कुल भी वो डिस्टर्बेंस हो जाता है। पहला लोचा कि हमें जो एप्रोप्रिएशन देना है वो केवल एक ही एप्रोप्रिएट, जो हमें एप्रोप्रिएशन करना है नेट प्रॉफिट में से वो केवल एक ही एप्रोप्रिएशन करना है। सपोज हमें सैलरी देनी है पार्टनर की, हमारे पास नेट प्रॉफिट आया 1 लाख। कितना नेट प्रॉफिट आया, कहां से आएगा नेट प्रॉफिट, पीएनएल अकाउंट से। हमारे पास नेट प्रॉफिट आया 1 लाख, हमें एक पार्टनर को सैलरी देनी है 20,000 की, बस दे देंगे कि नहीं दे देंगे, आराम से बात खत्म हो जाती है। लेकिन हमें सैलरी देनी है, एक ही पार्टनर को देनी है 1,20,000, तो क्या दे पाओगे। पर ऐसा भी मत करना कि नहीं साहब सर ने कही थी प्रॉफिट होगा तो ही मिलेगा, अरे अब मैं तो कम है प्रॉफिट, हम नहीं दे रहे, चल। ऐसा नहीं होगा। अगर सफिशिएंट प्रॉफिट नहीं है तो जितना आपको एप्रोप्रिएशन देना है उतना एप्रोप्रिएशन के अमाउंट तक आप पूरा प्रॉफिट एप्रोप्रिएट कर दीजिए। मेरी बात समझ गए। आपको सैलरी कितनी देनी है, 1,20,000 एक पार्टनर को, एक पार्टनर की बात हो रही है, एक ही एप्रोप्रिएशन हो रहा है सिंगल पार्टनर का। अगर आपको 1,20,000 रुपये की सैलरी देनी है और आपके पास प्रॉफिट है 1 लाख रुपए के, तो आप 1 लाख रुपए तक की सैलरी दे दीजिए। फिर कोई डिस्ट्रीब्यूशन और फिर जो नेट डिविजिबल प्रॉफिट होगा वो नील होगा, कुछ बचाइए, ठीक है। अब ये मत कहना सर 20,000 रुपये की सैलरी रहेगी तो रहेगी, क्या करें। बात समझ में आ गई या नहीं आ गई यहाँ तक। दूसरी बात सुनो, अब दूसरी बात सुनो, अगर आपको ये लोचा बनता, अब लोचा 2, अगर आपको पार्टनर्स को जो है, पार्टनर्स के लिए जो एप्रोप्रिएशन करना है
वो एक से ज्यादा एप्रोप्रिएशन है, तो फिर क्या करोगे? जैसे आपको पार्टनर को सैलरी भी देनी है, पार्टनर को कमीशन भी देना है, पार्टनर को आईओसी भी देनी है, और एक ही पार्टनर को नहीं देना, एक और पार्टनर को भी देना है, दोनों ने देनी है, किसी ये सैलरी देनी है, किसी ये कमीशन देना है। तो कोई बात नहीं है, आपके पास मान लीजिए, आपको सपोज मान के चलिए छोटे से एग्जांपल से समझाता हूँ, क्योंकि यही समझ लोगे तो न्यूमेरिकल में दिक्कत नहीं आएगी। ध्यान से देखिएगा, बी एक्टिव अटेंटिव पहले ही बता, अभी से उम्र नहीं कोई पहले की। देखिए सपोज मान के चलिए आपके पास जो नेट प्रॉफिट आ रहा है वो 1 लाख रुपए का आ रहा है, ठीक है बच्चा? आपके पास प्रॉफिट कितना बेटा? 1 लाख रुपए का प्रॉफिट है। अब आपको 2 पार्टनर है, अमित और बंसल, ठीक है? ये 2 पार्टनर है बेटा। तो अब आपको इसमें क्या करना है? सैलरी की बात करते हैं, बात आती है सैलरी की। अमित बाबू लेंगे 10,000 की सैलरी, बंसल बाबू नहीं ले रहे, कोई बात नहीं, इट्स ओके, ठीक है? बात आती है कमीशन की, अमित बाबू नहीं ले रहे, बंसल बाबू ले रहे 20,000 रुपए का कमीशन। बात आती है आईओसी की, दोनों बाबू ले रहे हैं 5,000 ले रहे हैं, 5,000 ले रहे हैं। क्लियर हो गया? आओ बदतमीज आइए। 10,000, 1 लाख ये हो गया, 2 लाख ये हो गया, 50,000 ये हो गया, 50,000 हो गई, ठीक है? क्लियर हो गया? अब आप देखो अमित बाबू के हिस्से में ओवरऑल एप्रोप्रिएशन कितने आ रहे हैं? 1.5 लाख रुपए के। बंसल बाबू के हिस्से में कितने आ रहे हैं? 2.5 लाख रुपए के। टोटल एप्रोप्रिएशन कितने हो गए? 4 लाख। व्यवस्था कितने की है? 1 लाख। तो ये तो पक्की बात है कि नहीं हो पाएगा, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल नहीं हो पाएगा, कुछ तो है। समझ में आ रही मेरी बात? कुछ तो है ना हमारे पास प्रॉफिट। तो अभी 1 लाख रुपए ऐसा नहीं है कि अरे इसका मोड़ा ज्यादा अच्छा लग रहा है, इसको सैलरी दे दो पूरी, इसमें से ऐसा नहीं करना। प्रायोरिटी किसी को मत दे देना, प्रेफरेंस किसी को नहीं मिलेगा। आपको क्या करना है? पार्टनर वाइज टोटल एप्रोप्रिएशन पार्टनर के हिसाब से कैलकुलेट करो, फिर एप्रोप्रिएशन के रेशियो में अवेलेबल प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दो। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जब सिखाऊंगा तो बताऊंगा, अभी तो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ कि कैसे करना है। आपके पास रेशियो क्या बना? 1.5 लाख और 2.5 लाख। इसका रेशियो कितना बनेगा? 1.5 लाख रेशियो 2.5 लाख, यानी कि 5 से और हल्का कर लो, 5 के 15, 50, 25। ये 1 लाख रुपए जो है वो 3:8, 5 3 5 8 इतना मिल जाएगा। ना इसको सैलरी बोलेंगे, ना इसको कमीशन बोलेंगे, ना इसको आईओसी बोलेंगे, इसको तो बोलेंगे नेट प्रॉफिट बांट दिए पार्टनर्स को। उसका ट्रीटमेंट जब हम सीखेंगे तब सीखेंगे। अब ना तो ये सैलरी के नाम से जाएगा, ना ये कमीशन के नाम से जाएगा, ना ये आईओसी के नाम से जाएगा। ये तो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन, जो नेट डिविजिबल प्रॉफिट जिस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है पार्टनर में, ये वैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा। कुछ बुद्धि में घुसा कि नहीं घुसा? किसको समझ में नहीं आया ईमानदारी से रेज योर हैंड, मैं दोबारा समझा दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स में यूज हो गई। कोई भी मन में डाउट हो आप मुझसे पूछ सकते हैं, हम क्या सोच सकते हैं इसके अंदर, शायद ये सोच सकते हैं एक और खेल समझे इसमें। समझ में आ रहा है यहाँ तक किसी को? कोई दिक्कत? आगे एक और खेल समझाऊं उसी में, एप्रोप्रिएशन में। कई बार मालूम है क्या होता है? कई बार ये होता है कि अब जैसे इतने सारे नहीं है ना, कई बार एक ही एप्रोप्रिएशन है लेकिन सबके लिए। जैसे एक खेल समझते हैं, समझना। आपके पास नेट प्रॉफिट है 1 लाख। कितने रुपए का नेट प्रॉफिट है? 1 लाख। बार बार एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ अलग अलग तरह से, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। आप लोगों के पास नेट प्रॉफिट है 1 लाख रुपीस का, ठीक है? अब इस 1 लाख रुपए के प्रॉफिट में आपको आईओसी देनी है। 3 पार्टनर है। कितने पार्टनर है? और तीनों की कैपिटल 5-5 लाख रुपए है। तीनों की कैपिटल 5-5 लाख, ओपनिंग कैपिटल, तीनों की ओपनिंग कैपिटल 5-5 लाख रुपए, और तीनों को 10% की आईओसी देनी है। तो तीनों की ब्याज इंटरेस्ट कितनी हो गई? 50,000 50,000 50,000। ए की भी 50,000, बी की भी 50,000 और सी की भी 50,000। फिर बात समझना ध्यान से, थोड़ी और बदतमीजी करें। ऐसे कर लेते हैं, ए की कैपिटल मान लेते हैं 5 लाख, समझो बात को ध्यान से। बी की कैपिटल मान लेते हैं ओपनिंग वाली 10 लाख, सी की कैपिटल मान लेते हैं ओपनिंग वाली 15 लाख। कोई दिक्कत? 20 मान कट जाएगा, ठीक है? ए की कैपिटल कितनी? 5 लाख। बी की कैपिटल कितनी? 10 लाख। मैं अभी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किसी का नहीं समझा रहा, मैं तो कैलकुलेशन सिखा रहा हूँ अभी। ए की कैपिटल 5 लाख, बी की कैपिटल 10 लाख, सी की कैपिटल 20 लाख, ठीक है? तो और सबको 10% की आईओसी देनी है। तो ए की आईओसी कितनी निकलेगी? 50,000।
बी की कितनी निकलेगी यहाँ? अरे किसको समझ में नहीं आ रहा भाई, बोला करो। ए की कितनी निकलेगी, बी की, सी की, यहां तक क्लियर है बेटा? अब ये टोटल आईओसी करो, कितनी हो गई? क्या करोगे, जितना भी प्रॉफिट है वही सेम। अगर दिमाग लगाओ तो यही स्ट्रक्चर फॉलो करूंगा। मैंने क्या कहा था, पार्टनरों के एप्रोप्रिएशन निकालो। यहाँ पर एक ही एप्रोप्रिएशन है ना, तो वैसे इसको मालूम है ऐसे नहीं बोलते हैं, इसको बोलते हैं केवल इंडिविजुअल, एक स्पेशल केस है वो बता रहा हूँ। अगर ये केस सैलरी के रिगार्डिंग होता तो कुछ और होता रूल, तो ये वाला रूल लगता कि अगर ये केस आईओसी की जगह किसके रिगार्डिंग होता, सैलरी के, तो हम इस बात को ऐसे बोलते हैं कि जो भी हमारे पास प्रॉफिट है उसको हम लोग पार्टनर के एप्रोप्रिएशन के रेशियो में बांटेंगे। लेकिन अगर केवल एक ही एप्रोप्रिएशन है और जिसका नाम है आईओसी, ठीक है, तो हम हमारे पास जो प्रॉफिट है उसको आईओसी के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ऐसे बोलते हैं। 1 मार्क में आ सकता है, ये रूल है, इसलिए मैंने ऐसे समझाया। अगर आपके पास एक ही एप्रोप्रिएशन करना है आपको और जिसका नाम है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और आपके पास प्रॉफिट कम है, तो आप वो पूछ सकता है केस स्टडी में या 1 मार्क में कैसे भी कि आप उस प्रॉफिट को किस रेशियो में बांटेंगे। आप उसका नाम लिखेंगे पूंजी पर ब्याज के अनुपात में। आप लोग रफ में निकालेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 50,000, 1 लाख और 2 लाख, इसका आप रेशियो बनाएंगे 5 लाख, 1 लाख और 2 लाख। और सुनो, कुछ होशियार की कुछ कभी कभी ऐसे कह देते हैं कि सच्ची इसके रेशियो में बांट लो, कैपिटल के रेशियो में नहीं बटेगा। तुम कह रही तो ठीक है, 50,000, 1 लाख और 2 लाख, इसका रेशियो बनाओ 1:2:4। इस रेशियो में आप प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। कौन से रेशियो में बटेगा सृष्टि? सृष्टि कौन से रेशियो में बटेगा? किस चीज के रेशियो में बटेगा प्रॉफिट? हाँ, मन नहीं लग रहा है सृष्टि के, जहां में वो लग रही है बार बार जाने आ रही है कि इसमें क्या हो रहा है। आईओसी के रेशियो में। किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा? कैपिटल के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, आईओसी के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। याद रखना, ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है जो मैं बोल रहा हूँ। क्लियर हो गया? बस लाभों के नियोजन की बात हो गई, डिस्ट्रीब्यूशन करने का तरीका बता दिया, ट्रीटमेंट किसी का नहीं बताया मैंने अभी, ठीक है? कुछ रहता है बताओ? तो कमीशन का बता दिया, आफ्टर बिफोर वाला नहीं, वो तो वो कैलकुलेशन वाला कॉन्सेप्ट है। देखो वो कोशिश कर रहे हैं जो मतलब मेजर कॉन्सेप्ट, फास्ट एडजस्टमेंट, वो अलग चीज है। वो अभी वो तो मतलब वो क्या है ना, वो सुनो, वो सेकंड पार्ट हो गया, मतलब वो इनसे अलग हो गया। आज मेरा जो कल एक और रिवीजन क्लास कल भी दूंगा। आज जो फोकस है ना मेरा वो इस पे है बेटा, मतलब आज मैं इसके इर्द गिर्द अपनी पूरी कॉन्सेप्ट लेके जा रहा हूँ। वो जो एक बनेगा पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्योंकि नया है, और एक बनेगी जनरल एंट्री। सबसे पहले चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट आएगा, क्योंकि स्टार्टिंग से चलते हैं, ट्रेडिंग की कोई एंट्री नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है। प्रॉफिट एंड लॉस का पिछला जो था 11th वाला, उससे कोई मतलब नहीं है। तो 12th में हमने जो अभी पीएनएल में डालने वाली चीजें सीखी वो अभी भी पढ़ी है। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट पढ़ी ना, कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट पीएनएल के डेबिट में जाते बताया ना, तो उन्हीं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिटों की एंट्रियां बता देता हूँ जल्दी से। सबसे पहला चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मैंने बताया था रेंट टू अ पार्टनर। सुनते जाना, जहां गड़बड़ बता दूंगा। रेंट टू अ पार्टनर है ना, तो देख बेटा शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, वैसे मैंने लिखा रखी है एंट्री ना, फिर भी मैं शॉर्टकट में बता देता हूँ। रेंट इज पेड टू पार्टनर। जब हम किसी पार्टनर को रेंट पे करेंगे ना, तो उसकी जो जर्नल एंट्री फर्म के अंदर होगी वो एंट्री होगी रेंट अकाउंट डेबिट टू पीएनएल अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक। हर एक्सपेंसेस का एक डिस्क्लोजर या क्लोजिंग एंट्री करनी पड़ेगी। जो भी खर्च बंद करते कॉपी देख लियो नहीं तेरा, हर एक्सपेंसेस का एक क्लोजर एंट्री होनी चाहिए। ये हमने खर्चा किया, पार्टनर को रेंट दिया, एंट्री कर दी। अब इसका तो पीएनएल से कोई लिंक है नहीं, दिख नहीं रहा दूर दूर तक है ना। दूसरी इसकी जो एंट्री होगी, इसकी क्लोजर एंट्री होगी, वो होगी पीएनएल अकाउंट डेबिट। क्यों किया है पीएनएल से डेबिट? क्योंकि ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। पीएनएल अकाउंट डेबिट टू रेंट। क्लियर हो गया? एक और होता है इसमें, ये ए पॉइंट है, बी पॉइंट। इफ रेंट इज पेबल, दिया नहीं है देंगे, तो ठीक है। तो रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट।
पेबल और आउटस्टैंडिंग इग्नोर है, ठीक है। रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट डेबिट रेंट पेबल अकाउंट, ओके। फिर इसका क्लोजर तो करना ही करना है इसको, तो चलो देखो लायबिलिटी का क्लोजर नहीं होगा, लायबिलिटी चली जाएगी बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में, ये आउटस्टैंडिंग रेंट कहाँ चला जाएगा, न्यू बैलेंस शीट जो बनाओगे आप उसके लायबिलिटी साइड में, और ये जो रेंट है इसका सेम क्लोजर वाला एंट्री होगा। पीएनएल अकाउंट डेबिट, इससे आपका रिवीजन हो जाएगा जितने भी बच्चे पुरानी कॉपी वाले हैं इंक्लूडिंग भूमिका अर्चिता। बिल्कुल फोकस करना, उस पर कम फोकस करना, ध्यान देना है कि हमें कितना याद है। प्रेजेंटेशन ऐसे देना चाहिए कि एक ही दिन में पूरा चैप्टर दे सकें आप बोर्ड पकड़े हुए, ठीक है। क्लियर हो गया, ये आपका पहला कॉन्सेप्ट खत्म हो गया नंबर 1। अब नंबर 2, दूसरा हमारा जो चार्ट, देखिए सिस्टम से चल रहे हैं हम लोग। एक दूसरा जो हमारा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट था वो मैंने बताया था लोन वाला कॉन्सेप्ट है ना। लोन की इसमें पहला कॉन्सेप्ट है कि लोन लिया फर्म ने, अगर फर्म ने पार्टनर से लोन लिया तो फर्म क्या एंट्री करेगी, कैश या बैंक, इफ लोन इज टेकन बाय फर्म फ्रॉम, ठीक है। तो फर्म क्या है, जनरल एंट्री नॉर्मली क्या होगी, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट तो पार्टनर लोन अकाउंट, पार्टनर का लोन खाता खुलेगा, ठीक है। और ये वाला लोन अकाउंट बैलेंस शीट में कहाँ चला जाएगा, लायबिलिटी में। बैलेंस शीट की भी सिचुएशन याद रखो क्योंकि फाइनल अकाउंट्स बनाने को तो पता होना चाहिए कौन सी चीज का है। ये लोन कहाँ चला जाएगा, बैलेंस शीट में लायबिलिटी में पार्टनर लोन के नाम से, ठीक है। और बस ये वाली बात खत्म हो गई, ये पहला पॉइंट हो गया, ठीक है। अब इसके अंदर इसका एक और पॉइंट है, इफ थर्ड पॉइंट, इफ लोन इज गिवन बाय फर्म टू पार्टनर। कई बार ऐसा भी होता है कि फर्म पार्टनर को लोन दे देती है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, देखिए पार्टनर भले ही फर्म से लोन ले रहा है पर फर्म है ना उसकी कैपिटल को डेबिट करती है। सही बोला मैंने, पहले एंट्री क्या होगी, हाँ अब बता दूं, फर्म जब पार्टनर को लोन देगी जनरल एंट्री बता, पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। वो से नहीं है, ऐसे मौकों पे तेरी जरूरत थी, हाँ तुम खुश हो गए, इसीलिए मैं तुम्हारी वैल्यू ज़्यादा नहीं बना पाता, क्योंकि मौका है वारदात पे तुम्हें, जहाँ मुझे चाहिए था तुम्हारा सपोर्ट वहाँ तुम खत्म। बीच में तो कोई भी बोल लेगा, जहाँ जरूरत है वो सौदा तुम नहीं कर पाए। हाँ तुम बोलो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट टू कैश में। यस, देखा इसीलिए इसका 1% ज़्यादा था तुम हमेशा। पार्टनर्स, मुझे पता होता है कि किस बच्चे से मुझे कहाँ क्या पूछना है, बोलते हो तुम पूरे 1.5 घंटे, आखिरी का 1 मिनट ऐसा होगा, 1.25 घंटे तुम्हारे और 1 मिनट मेरा, वही पता चल जाएगा मुझे तुम कितने पानी में। यही तो 21 साल में कमाया पढ़ा के। पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट, पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट। देखिए कॉन्सेप्ट कितना बढ़िया निकल के आया, भले ही यहाँ तुम भी फेल हो गए, भले ही बेटा अगर आपका पार्टनर ने लोन लिया हो फर्म से, लेकिन हम लोन के नाम से डालते हैं क्योंकि मैंने आपको ये रूल में भी पढ़ाया था कि हम उसकी कैपिटल को ही डेबिट करते हैं, क्योंकि भैया हमें क्या मालूम लौटाएगा नहीं लौटाएगा, फर्म से लेके जा रहा है तो हम तो जब कहेंगे ठीक है तूने लोन लिया है, पर हम जब अपने फाइनल अकाउंट बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, उसको कैपिटल मानेंगे। पार्टनर्स कैरेंट है कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, क्लियर है, ये 2 एंट्री हो गई आपकी नॉर्मल। अब आ जाओ अलग कंडीशन, अब आ जाओ इन लोनों पर इंटरेस्ट के कॉन्सेप्ट में, है ना। इफ इंटरेस्ट ऑन लोन टू लोन, इफ इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम पार्टनर, मतलब अगर हमने पार्टनर से लोन लिया और उसकी इंटरेस्ट फर्म देगी, तो देखो मैंने भी बताया था ना चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है वो, तो उसकी क्या एंट्री करोगे, जब फर्म लोन पे इंटरेस्ट देगी तो क्या एंट्री होगी, फर्म के लिए घाटा है ना, एक्सपेंसेस है ना, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन या लोन बाय पार्टनर जो भी है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट। देखो इसमें भी 2 कॉन्सेप्ट होते हैं, पेड और पेबल, पेड और पेबल, क्योंकि फाइनल अकाउंट के पॉइंट ऑफ व्यू से समझा रहा हूं। इसमें भी 2 कॉन्सेप्ट हो सकते हैं रेंट की तरह से, पेड और पेबल। अगर पेड है तो आप यहां लिखेंगे कैश बैंक, और अगर पे करनी बाकी है बेटा तो लिखेंगे आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। क्या चीज बेटा, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन अकाउंट डेबिट टू लोन बाय पार्टनर या पार्टनर लोन ऐसे करके था।
इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट कोई दिया था, तो उस इंटरेस्ट को भी हमें उसकी लोन में डालना पड़ेगा। मतलब हम अलग से एक टाइप, मतलब जैसे मैं क्या कर रहा था, यहाँ पर एक अकाउंट ओपन कर रहा था आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट का, वो नहीं ओपन होगा। बस वो जो हमारी इंटरेस्ट थी वो नहीं ओपन होगी यहाँ पर, अलग से आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट अकाउंट ओपन नहीं होगा, उसके लोन अकाउंट में कनेक्ट कर देंगे। तो पार्टनर्स लोन ऐसी पढ़ती रही, उम्मीद है ये बात लग जाएगी, उम्मीद दर्शता। इंटरेस्ट ऑन लोन पार्टनर्स, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक या पार्टनर लोन। अब इसका क्लोजर करना है। अब आप जब इसका क्लोजर करोगे, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ढंग से सीख लो, जो इसका इसमें मन नहीं लग रहा है ना, वो इस चैप्टर को कर नहीं पाएगा, इसको ढंग से कर लो, कल आपको न्यूमेरिकल इसी के बेसिस पे करके लाने। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक, अगर आप पेड कर रहे हो, अगर आप इंटरेस्ट पेड कर रहे हो तो आगे लिखोगे बेटा टू कैश बैंक, और अगर आप देने नहीं वाले हो बाद में दोगे तो उसके कौन से अकाउंट में क्रेडिट कर दोगे, आप कौन सी लायबिलिटी फर्म की इंक्रीज करोगे, पार्टनर का लोन। ठीक है, अब इसे अब ये देखो, ये तो चला गया बैलेंस शीट में, पार्टनर लोन कहाँ चला जाएगा, बैलेंस शीट में। कैश बैंक है तो कैश बैंक में से माइनस हो जाएगा। ठीक है, और अब बात करते हैं इसके क्लोजर की। ये जो इंटरेस्ट है फर्म की, ये क्या है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है ना, तो ये कौन से डेबिट होगा, पीएनएल से। तो इसकी एंट्री, सेकंड एंट्री जो होगी वो होगी पीएनएल अकाउंट डेबिट इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। उनमें बच्चा तेरी समझ में आ रहा है? सर एक चीज समझ में हाँ नहीं बोल। सर पीएनएल डेबिट हो गया, पीएनएल एप्रोप्रिएशन। बेटा देखिए, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है ना, जो भी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होते हैं ना उनमें पीएनएल डेबिट होता है। जो एप्रोप्रिएशंस की मैंने अभी तो थ्योरी में बताए थे, वो पीछे बोर्ड पे लिखे थे, एप्रोप्रिएशन जितने बताए थे बस वही है, जो मैंने पूरा कॉन्सेप्ट समझाया बस वही चीज़ें है एप्रोप्रिएशन के अंदर, और कुछ नहीं है। ये एप्रोप्रिएशन नहीं होता, ये हमें हर हालत में देना ही देना है। ठीक है, क्लियर है? अब क्या रहता है, अब इसमें वो वाला भी करवाया था कि मैंने लोन जो हमने लिया है वो तो नहीं होगा इसमें। लोन हमने लिया है, फर्म ने अगर किसी को पार्टनर को लोन दिया है, उस पर जो इंटरेस्ट मिल रही है वो है, तो वो भी कर देते। चलो, फिफ्थ पॉइंट, इफ इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर, मतलब हमने किसी पार्टनर को लोन दिया और उससे हमें इंटरेस्ट मिली, तो क्या करोगी, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट है ना, टू इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर। ठीक है, ये हमें इंटरेस्ट मिल गई। अब इस इंटरेस्ट को कहां क्रेडिट करोगे, पीएनएल अकाउंट में। ये फायदा है बेटा, तो इसे आपको क्रेडिट करना पड़ेगा पीएनएल अकाउंट को। तो इसकी सेकंड एंट्री क्या करोगे, इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर अकाउंट। हाँ बेटा, ये तो कैश वाली हो गई ना, एक वाली हो गई ना, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू। जब उसमें पे करेंगे आप पार्टनर की कैपिटल क्यों डेबिट करेंगे, सर जब कोई पार्टनर, एक मिनट सुनो, जब कोई पार्टनर, जब वो पे नहीं करेगा जब, है ना। हाँ। हाँ तो अच्छा, ये कहना तो केस वाली होती है, यहाँ डाल दें यहाँ पर पार्टनर, अगर वो पे नहीं कर रहा है, मतलब खुद ही देख लो, लॉजिक से बना पा रहे हो आप, सब कॉन्सेप्ट से अब यहाँ पे एंट्री बना पा रहे हो। अगर वो पार्टनर को लोन, मतलब फर्म से वो, मतलब जो फर्म को उससे इंटरेस्ट लेनी है ना, वो बंदा कर रहा है, नहीं मैं नहीं दे रहा, लोन तो ले गया राजा बाबू बन के, ब्याज देने नहीं आ रहा, तो कोई बात नहीं, कैपिटल डेबिट कर देंगे उसकी। अब कैपिटल में भी जौन सा नेचर है, फिक्स्ड है तो करेंट अकाउंट डेबिट कर देंगे, फ्लक्चुएटिंग है तो कैपिटल अकाउंट डेबिट कर देंगे। पर वो चीज़ ध्यान रखनी है कि मिल रही है तो कैश में, और नहीं मिल रहा है तो कैपिटल या करेंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा। सुमित कहाँ गया, ये समझ में आ रहा है कुछ, ये सब बाउंस मार रहा है, बता ना, आ रहा है सर। अच्छे से बैठा देखियो, टू पीएनएल अकाउंट। ठीक है, अभी तो बहुत बेसिक एंट्री चल रही है। अब हमारा अब मैनेजर कमीशन का कॉन्सेप्ट आएगा। ठीक है, क्योंकि तीन ही हमारे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट थे ना, हम पहले चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट कर रहे हैं, फिर एप्रोप्रिएशन की एंट्रियां करेंगे, फिर अकाउंट बनाएंगे। चलिए, अब हम इसमें क्या करते हैं, मैनेजर कमीशन। मैनेजर कमीशन के रिगार्डिंग एंट्रियां करो बेटा। मैनेजर कमीशन के रिगार्डिंग हमें देना पड़ता है ना उसको कमीशन, तो क्या एंट्री करेंगे, मैनेजर कमीशन अकाउंट डेबिट कैश बैंक, और नहीं दे रहे हैं तो कमीशन आउटस्टैंडिंग है पेबल। ठीक है, और फिर इस कमीशन को कहां से चार्ज करेंगे, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है ना, पीएनएल अकाउंट के डेबिट से। क्या हो गया, पहले एक लिखाई थी, ये हमने पहले मैनेजर कराई है। वो तो कॉन्सेप्ट है।
क्लियर है? ये हो गई बच्चा हमारी पीएनएल, मतलब ये हो गई हमारी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट की। पहले ये बताओ यहाँ तक क्या दिक्कत है? देखिए हमने अपना पूरा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट निपटा लिया, ठीक है ना छोटू भैया। अब छोटू भैया हमें अपना ये पीएनएल अकाउंट बंद करना पड़ेगा। क्या बोल रहा हूँ? हमें अपना ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्लोज करना पड़ेगा। तो अब जो मैं एंट्री करूंगा वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्लोज करने की एंट्री करूंगा, क्योंकि सौदे खत्म प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। करो क्लोज इसको, ठीक है ना? तो अब इसको क्लोज करने की एंट्री होगी। अब क्लोज करते समय दो बातें होती हैं, प्रॉफिट भी हो सकता है, इफ नेट प्रॉफिट। अगर हमारे पास नेट प्रॉफिट है, अगर हमारे सुनिए बस पागल से मत हो। अगर हमारे पास नेट प्रॉफिट है तो बच्चों इस नेट प्रॉफिट को हमें कौन से अकाउंट में ट्रांसफर करना है? एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, क्योंकि अभी इसमें से प्रॉफिट्स का डिस्ट्रीब्यूशन होना है ना पार्टनर्स के बीच में। तो एंट्री होगी, क्या होगी एंट्री? पीएनएल अकाउंट डेबिट। अनुष्का इसके बिना हो नहीं पाएंगे, तो ध्यान रखियो। पीएनएल एप्रोप्रिएशन है, ठीक है। और अगर हमारे पास लॉस है तो बच्चों लॉस को 99% ट्रांसफर नहीं किया जाता, और कभी कभी किया भी जाता है। दोनों ही बातें मैं समझा देता हूं। अगर हमारे पास नेट लॉस आ रहा है तो देखो क्या होगा। इफ नेट, अगर हमें नेट लॉस, ठीक है, इफ नो आईओडी इन क्वेश्चन, हमें लॉस है और हमारे क्वेश्चन में आईओडी नहीं है, एंड नो, बस अगर हमारे पास लॉस है और हमारे पास आईओडी नहीं है, क्योंकि आईओडी क्या करती है? आईओडी प्रॉफिट को बूस्ट करने का काम करती है, या फिर दूसरे वर्ड में बोलो लॉस को बूस्ट करने का, लॉस को कम करने का काम करती है। प्रॉफिट को बूस्ट करने का काम करती है, और या फिर लॉस को कम करने का, और ये सब काम होते हैं एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर। लेकिन अगर आईओडी नहीं हो तो बूस्टबाजी होगी नहीं, लॉस रहेगा लॉस, भले ही टंगे रहे एप्रोप्रिएशन। लॉस में एप्रोप्रिएशन होते हैं क्या? नहीं ना। तो इस लॉस को आप ट्रांसफर नहीं करोगे एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो सच्ची क्या करेंगे इस लॉस का? भैया पार्टनर की कैपिटल में से चार्ज कर लो, पार्टनरों की कैपिटल में से चार्ज कर लो। चार्ज करोगे मतलब उनकी कैपिटल को डेबिट करोगे। ओ कैपिटल तो दो तरह की है, कैपिटल अकाउंट भी होता है, करंट अकाउंट भी होता है। तो जब कुछ नहीं बोलेगा तो कैपिटल वर्ड लगाएंगे, और बोलेगा कि नहीं साहब करंट अकाउंट तो करंट वर्ड लगाएंगे। लिख देता हूँ, पार्टनर्स कैपिटल या करंट, ठीक है। एक चीज यूज होगी बेटा, या तो कैपिटल यूज होगा या करंट होगा। अकाउंट डेबिट टू पीएनएल। आंसू, इफ नो आईओडी, मजा आ रहा है? इफ नो आईओडी इन क्वेश्चन, ठीक है। अगर हमारे क्वेश्चन में आईओडी नहीं है तो पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट टू पीएनएल। आई होप समझ में आ गया हो। लेकिन अगर आईओडी है, दूसरा केस इसका, इफ आईओडी इज प्रेजेंट, या फिर पीएनएल एप्रोप्रिएशन इज प्रिपेयर्ड इन क्वेश्चन, क्वेश्चन में कहा गया है, और इफ आस्क्ड टू प्रिपेयर, आस्क्ड टू प्रिपेयर पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, आस्क्ड टू प्रिपेयर पीएनएल, आस्क्ड टू प्रिपेयर पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट इन क्वेश्चन। मतलब या तो आपके पास आईओडी है, या फिर आपसे क्वेश्चन में बोला गया है कि बनाना है पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो आपको ये वाली एंट्री नहीं करनी है नेट लॉस के केस में, दूसरी करनी है। सारी बातें लिखती है मैंने, 90% न्यूमेरिकल खत्म हो जाएंगे अकल होगी तो। कैलकुलेशन पहले समझाइए, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अब समझा रहा हूं। समझ में आ रहा है? क्लियर हो गया? अगर बोल दिया उसने कि एप्रोप्रिएशन बनाओ, बनाओ,
राइट वेरी गुड। ये आपका पूरा हो गया पीएनएल का।